नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। स्टार्ट करें? हाँ जी करो। पर करने क्या वाले हैं आज मैं बताता हूं। 4-6 महीने पहले सी इंस्टीट्यूट ने सीए फाइनल वाले बच्चों के लिए केस सिनेरियोज निकाले थे, यानी कि बड़े बड़े एमसीक्यूज निकाले थे। जैसे आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं बड़े बड़े, जिनकी लेंथ 1 से 2 पेज तक चली जाती है, 3 पेज तक चली जाती है। तो इसी तरह के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लिए और उसमें से 4-5 एमसीक्यूज निकाल दिए कि भैया अब आप इनका आंसर कर दीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि वो केस स्टडीज, वो केस सिनेरियोज जो संख्या में 30 हैं, 30 हैं, वो आपने नहीं किए होंगे। अगर किए भी होंगे तो इक्का दुक्का ही किया होगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा जरूर, क्या मैं सही कह रहा हूं? क्योंकि हमारी ना टालने की आदत होती है। जब तक चीजें मैनेज हो सकती हैं, टल सकती हैं, हम टाल देते हैं कि चल यार देखने कोई वीडियो आ जाए किसी का, वहीं से काम चल जाएगा। तो आ गया है वीडियो आपके लिए। तो यहां पर मैं आपको ये केस सिनेरियोस करवाने के लिए जा रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिएगा, ये 30 केस सिनेरियोस हैं, पर इन केस सिनेरियोस में से एक भी एग्जाम में आने वाला नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो सर जी? मैं सही कह रहा हूं, इनमें से नहीं आएगा कोई। 31वां आएगा। जब 31वां आएगा तो फिर इनको पढ़ क्यों रहे हैं? तो इस क्लास का ऑब्जेक्टिव ठीक से समझ लीजिएगा। इस क्लास में मैं आपको एक क्वेश्चन के आंसर टैली करवाने के लिए यहां नहीं आया। आंसर तो दे रखे हैं उनके, तो मैं क्या पढ़ाऊं फिर उसके अंदर जब आंसर दे ही रखे हैं तो उसमें। और ये हम हिंदुस्तानियों का हुनर है बचपन से ही कि अगर हमें आंसर पता हो कि ये आंसर आएगा भाई, इसका ये है इसका सही आंसर, तो चाहे क्वेश्चन कितना भी टेक्निकल क्यों ना हो, भाई साहब आंसर वही आएगा। बताओ, ये हुनर आपके हमारे अंदर शुरू से है या नहीं? ये तो खून में बसा हुआ है कि अगर आंसर पता हो तो क्वेश्चन कितना ही टफ दे दो वही निकाल के रख देंगे भाई साहब। हम तो बैलेंस शीट में मिला दिया करते थे भाई साहब, इसी हुनर की वजह से। एक साइड पता लग जाए कि एक साइड क्या है बैलेंस शीट की, दूसरी तो मैच कर ही दिया करते थे कैसे ना कैसे करके। तो यहां पर मैं ये टैली वैली नहीं करवाने आया आपको ये क्वेश्चंस कि भाई इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, ऐसे करो वैसे करो, नहीं, वो सब आपको आता है। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं कि जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो उसको हैंडल कैसे करते हैं, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। मैं थोड़ी सी ऊपर के लेवल की बात कर रहा हूं। अगर मैं आपको बस इसके आंसर टैली करवाऊं तो मतलब मैं आपको एबीसीडी पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं तो आपको ग्रेजुएशन करवाना चाहता हूं यार। मैं तो वो मंत्र, वो फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं जिसके दम पर हम उस 31वें केस सिनेरियो को भी आसानी से सॉल्व कर पाएं जो एग्जामिनेशन हॉल में हमें फेस करना है। मैं तो उसके लिए तैयार कर रहा हूं आपको। तो इसे तो ऐसे मान के चलो कि ये प्रैक्टिस के लिए कि भैया कुछ ऐसा हम देंगे, इनकी तुम प्रैक्टिस करके देख लो। इनमें से नहीं आएगा, इनके जैसा कुछ आएगा, लेकिन वो 31वें नंबर का होगा, फ्रेश होगा। तो जब एक फ्रेश क्वेश्चन हो, एग्जामिनेशन हॉल में हो, इतना सर पे दबाव हो, 8वें नंबर का पेपर हो, मतलब सारी चीजें एडवर्स ही जा रही हैं, एनर्जी नाम की बॉडी में चीज ना हो, उस कंडीशन में आपको सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको एक प्रोसेस, एक तरीका वो तो आना ही चाहिए कि हाउ टू हैंडल अ क्वेश्चन। अब ये जो केस सिनेरियोज हैं, अब जरूरी नहीं है कि ये केस सिनेरियो के रूप में ही आपको दिया जाएगा। हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बना के दे दिया जाए। इस पे कौन सी मोहर लगी हुई है कि भाई यही बनेगा केस सिनेरियो? हो सकता है डिस्क्रिप्टिव वाले के केस सिनेरियो बन जाए और केस सिनेरियो का डिस्क्रिप्टिव बन जाए। भाई क्वेश्चन तो एक ही है ना
केस सिनेरियो का मतलब कई सारे चैप्टर्स से मिला जुलाकर वो एक आपके लिए तैयार कर रहे हैं क्वेश्चन। तो आप ऐसे ना देख के चले कि बस ये एमसीक्यू ही आ सकता है इस तरह का। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बेस होता है, उसी में से एमसीक्यू निकल सकते हैं, उसी में से डिस्क्रिप्टिव करके भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप मेरे बाबू प्रोसेस समझना, वो तरीका समझना कि मैं सॉल्व कर कैसे रहा हूं। 1 2 3 4 5 यार 30 क्वेश्चन तो बहुत होते हैं। ईमानदारी से अगर आपने 30 क्वेश्चन उस पैटर्न पे किए, उस तरीके से किए जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि 31वां क्वेश्चन आप बहुत शानदार तरीके से करके आएंगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। ठीक है, चलें हम। यस सर। तो इस फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला तो बेहद आसान है। फॉर्मूला बताना या प्रेजेंटेशन टिप देना और लेना दोनों ही बड़े आसान काम हैं, लेकिन उन प्रेजेंटेशन टिप को, उस फॉर्मूले को हकीकत में अप्लाई करना क्वेश्चंस करते समय वो एक अलग बात होती है। तो ये मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं। डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट हमें अपनाना चाहिए बड़े बड़े क्वेश्चन, बड़े और बिगड़े हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बचपन में वो लकड़ी वाले की कहानी आपने सुनी होगी, मैं कई बार सुनाई है कि भाई एकता में शक्ति होती है। तो बड़ा क्वेश्चन है ना, तोड़ लो, टुकड़े टुकड़े कर दो उसके। मैं बता रहा हूं मेरे तरीके से आप 4-5 क्वेश्चन भी कर लेंगे ना, तो उसके बाद देखना कि आपको मजा आना शुरू हो जाएगा कि यार आजा। फिर आप फ्रेश से फ्रेश क्वेश्चन ढूंढोगे, लेंदी से लेंदी क्वेश्चन ढूंढोगे, लेकिन तरीका समझ लीजिएगा। सबसे पहले मुझे दिए हुए क्वेश्चन की एक समरी तैयार करनी होती है, लेकिन ध्यान दीजिए, हालांकि 3 स्टेप होती हैं इसके अंदर, लेकिन मुझे एक समय में एक ही स्टेप को फॉलो करना है, दिमाग एक ही जगह रखना है। जब मैं किसी क्वेश्चन की समरी बना रहा होऊंगा तो मेरा फोकस सिर्फ समरी पर होगा। ऐसे की तैसी में जान दो उसके पीछे के लॉ को, ऐसे की तैसी में जान दो उसके कंक्लूजन को। हम करते क्या हैं, हम तीनों काम इकट्ठे करते हैं। क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं, उसके पीछे का लॉ भी याद कर रहे हैं, कंक्लूड भी कर रहे हैं, और तीनों चीजों को मिक्स करके रायता फैला देते हैं। और जो लाइन हमने पढ़ी जिसका कंक्लूजन दे चुके, हो सकता है उससे कनेक्टेड लाइन क्वेश्चन के एंड में कुछ और दे रखी हो डेटा, फिर वहां से इंपैक्ट आएगा तो फिर रायता फैल जाएगा। इसीलिए एक समय में एक काम, अपने आप को कंट्रोल करके रखना। क्योंकि होता क्या है कि जब हम कोई लाइन पढ़ते हैं क्वेश्चन की, तो उसके पीछे का लॉ फटाफट से हमारे दिमाग में रिकॉल होता है, लेकिन पेशेंस रखना। क्या, रुक जा, तेरा नंबर भी आएगा। साधारण तौर पे ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए 3 दोस्त हैं जिनको मिलकर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक मैं, एक आप, एक पड़ोसी को और बुला लेंगे। मेरा काम होगा क्वेश्चन की समरी बनाना, दूसरे का काम होगा उसके संबंध में लॉ बताना, और तीसरे का काम होगा कंक्लूड करना। ऐसे मान के चलना कि एक ही क्वेश्चन को 3 व्यक्ति सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा जी, तो लीगल पोजीशन के बाद कंक्लूजन दे देंगे। जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर आते हैं इस प्रकार के न्यूमेरिकल टच वाले या एमसीक्यूज आपके यहां पर आते हैं, तो इनमें जनरली क्या होता है, 2 साइड मिलेंगे आपको। वही आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स दे रखी होगी, इनवर्ड सप्लाई की डिटेल दे रखी होगी। आउटवर्ड सप्लाई पर हमें यह तय करना होगा कि जीएसटी आएगा या नहीं आएगा, और अगर आएगा तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म या फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्योंकि रिवर्स चार्ज में है तो जीएसटी इसको नहीं भरना, सामने वाला भरेगा। फॉरवर्ड चार्ज कह लो या नॉर्मल चार्ज कह लो, उसमें है तो जीएसटी इसी को भरना होता है। ठीक, ये चेक करना होगा। ऐसे ही इनवर्ड सप्लाई पर हमें देखना होगा जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, और अगर लग रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज में है या रिवर्स चार्ज में है। रिवर्स चार्ज में है तो इसकी लायबिलिटी यहां पर आ जाती है। और जब रिवर्स चार्ज की हम बात करते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि वो हमें कैश में पे करना होता है और हमें उसका आईटीसी भी अवेलेबल हो जाता है। दोनों बातें आपकी निकल के आती हैं। कैश में इसलिए पे करना होता है क्योंकि ये वाला जो टैक्स होता है वो मेरा इनपुट टैक्स होता है, ना कि आउटपुट टैक्स, भले ही वो मैंने पेमेंट किया हो। और हमारा जो क्रेडिट होता है वो सिर्फ आउटपुट जीएसटी के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है, इनपुट जीएसटी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसलिए आपको कैश में पे करना पड़ेगा और आईटीसी इसका मिलेगा नहीं मिलेगा हमें वो देखना होता है। ऐसी एनसीएम में अगर हमने
फॉरवर्ड चार्ज में सप्लाई ने वेंडर ने पे कर दिया है, तो हमें देखना होगा कि उस पर हमें आईटीसी मिलेगा या नहीं। तो जीएसटी लगना है या नहीं लगना, लगना है तो एनसीएम आरसीएम, और उसके बाद एक और स्टेप बढ़ जाता है आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जनरली इसी तरह की आपको बातें देखने को मिलेंगी। उलझाएगा, बहकाएगा, फुसलाएगा आपको। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बताओ ग्रॉस लायबिलिटी क्या है, पूछेगा बताइए नेट लायबिलिटी क्या है, इसमें से आईटीसी माइनस करके पूछ लेगा, बताइए टोटल आईटीसी कितना एलिजिबल हो जाएगा, और एक दो कुछ थ्योरी टच क्वेश्चंस वो आपसे एमसीक्यू में बनाकर पूछ लेगा। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने निकल कर आएंगे आगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि आप मन में जो एक यहां डर की एक जो गैस का गोला भरा होता है ना, कि क्वेश्चन को पढ़ते समय जो घबराहट सी होती है, खासतौर पे एग्जामिनेशन हॉल में, है ना, एग्जामिनेशन हॉल में बड़े क्वेश्चन को देख के घबराहट होती है, और घर बैठ के बड़े क्वेश्चन को देखकर बोरियत होती है, अरे क्या इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा यार, है ना। आप तरीके से काम करो, आपका दिमाग खुद कहेगा यार और बड़ा क्वेश्चन, ये दिल मांगे मोर। तरीके से काम करना, देखें फोकस बना के काम करना। कैसे, आ जाओ पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में समरी बनाना मेरा काम है, मैं ना तो लॉ रिकॉल करूंगा ना कुछ और मैंने काम करने हैं। तो यहां से शुरू होता है आपका पहला क्वेश्चन, पहली केस सिनेरियो नंबर 1। एस्पायर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, hereafter referred to as Aspire Solution, is engaged in providing multi-dimensional services to its clients through its office in Haryana, registered under GST. एस्पायर है ये रेस की समरी। मेरा पहला स्टेप मैंने आपको बना के दिया, बाकी सारे स्टेप आप ही करेंगे, क्लास के अंदर ही करेंगे। इसका समरी बनाइए मैंने। एस्पायर है, हरियाणा में है, और मल्टीपल टाइप की सर्विसेज ये ऑफर कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना, समरी बनाना, क्वेश्चन पढ़ना, समरी बनाना, क्वेश्चन पढ़ना, समरी बनाना। दिमाग तो लगाना ही नहीं है, पढ़ो समरी बनाओ, दैट्स इट। क्या करते हैं ये, इंपोर्ट कर रहे हैं सर्टेन क्लाउड सर्विसेज फ्रॉम bizcart.com for an amount of ₹50 lakh. There is an additional charge of 2% equalization levy. 50 लाख की इन्होंने bizcart से सर्विसेज को इंपोर्ट किया है। ये रहा bizcart, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, क्लाउड सर्विस है, यानी कि ओइडार वाली सर्विस अपनी यहां पर होती है, जिसकी वैल्यू 50 लाख रुपए की आ रही है। और क्या बोलते हैं, और बोलते हैं यहां पर एक है देयर इज एन एडिशनल चार्ज ऑफ 2% एज इक्वलाइजेशन लेवी। इनकम टैक्स का ये हिस्सा होता है बेसिकली, वहां बात करते हैं 2% एज इक्वलाइजेशन लेवी ऑन सच सर्विसेज इन इंडिया विच इज रिकवर्ड फ्रॉम द ऑफशोर सर्विस सप्लायर बाय द गवर्नमेंट। bizcart.com passes the taxes to its customer by charging them as internal policy. वो कह रहे हैं 2% की जो इक्वलाइजेशन लेवी है bizcart को देना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एंड ये पैसा bizcart रिकवर कर लेता है किससे, इस बंदे से जो एस्पायर है यहां से। यानी कि एस्पायर वाले को 2% की इक्वलाइजेशन लेवी गवर्नमेंट को नहीं, इसको देनी पड़ रही है। वो उतना पैसा ये रिकवर कर रहा है इस रेसिपिएंट से। तो भाई 50 लाख यहां दिया, और इक्वलाइजेशन लेवी के नाम पर हमने एक अमाउंट और यहां पर पे करना पड़ गया 1 लाख रुपए का। तो कुल मिलाकर 51 लाख रुपए का पेमेंट यहां पर कर दिया जाता है। लिख दिया मैंने पॉइंट। bizcart टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और bizcart रिकवर किया है फ्रॉम द एस्पायर। कोई दिमाग नहीं लगाना, जो लिखा है वहां पर शब्दों में, लाइनों में, उसको मैं छोटा रूप कर रहा हूं, समझने योग्य कर रहा हूं, दैट्स इट। इससे क्या होता है ना कि पूरा क्वेश्चन एट ए ग्लांस समझ में आता है, और जब उस पर क्वेश्चंस दागे जाते तो 1 सेकंड में आप आंसर कर पाते हो, बिकॉज एट ए ग्लांस आपके सामने वो क्वेश्चन रखा हुआ होता है। उसके बाद में आगे बात करते हैं साहब। एस्पायर सॉल्यूशंस पे सिटिंग फी ऑफ 25,000 ईच टू इट्स 4 डायरेक्टर पर मंथ। अच्छा ठीक है, 4 डायरेक्टर को इन्होंने फीस दी है 25,000। फर्दर देयर सिटिंग फी मतलब पार्ट टाइम डायरेक्टर को दी होगी। फर्दर देयर आर 2 डायरेक्टर्स हु आर इन एग्जीक्यूटिव रोल एंड आर विदड्रॉइंग ₹2 लाख ईच पर मंथ एज सैलरी फ्रॉम द कंपनी एंड एप्लीकेबल TDS सो एंड सो। ठीक है, तो इसमें आपके 2 डायरेक्टर ऐसे हैं जो कि होल टाइम डायरेक्टर है और 2 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी विदड्रॉ कर रहे हैं। तो मैंने लिख दिया 2 डायरेक्टर होल टाइम वाले हैं 2 लाख ईच है, और 4 डायरेक्टर पार्ट टाइम वाले हैं 25,000 ईच यहां पर लिखा है। तो ये डायरेक्टर की सर्विस है, तो इस कंपनी के लिए, एस्पायर के लिए इनवर्ड सप्लाई, तो मैंने इधर साइड में इसको यहां पर लिख दिया है। अच्छा जी, इस तीनों स्टेप के अंदर सबसे आसान वाला काम मैंने लिया है, क्योंकि समरी बनाना सबसे आसान है। यहां कोई कंक्लूजन या कोई जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी की हम बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। आगे,
Aspire Solutions paid for life insurance of its employees in compliance of its internal policy. The amount of premium was 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का यहां पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करी गई है। इन्होंने लिया है भाई साहब, यहां पर पॉलिसी ली है अपने कर्मचारियों के लिए। ठीक है, कुछ लीगल है, मैंडेटरी है, वैसा कुछ नहीं दे रखा है, सिंपल इन्होंने अपनी पॉलिसी ली है, इंटरनल पॉलिसी है इनकी अपनी। ठीक है, उसके बाद में Aspire Solutions provided consultancy services to its client Zoom Corporation based in Bangalore and issue an invoice of rupees 30 lakh। Zoom Corporation को 30 लाख की इन्होंने बिलिंग कर दी है, तो ये आगे 30 लाख की बिलिंग यहां पर आकर बेंगलोर के हैं ये जी। अच्छा जी, उसके बाद में आगे बोलते हैं साहिब, Empowering India is a non-government organization located in Haryana. It aims at empowering the eligible companies to grow their business. Aspire Solution, being one of the eligible companies, received a subsidy 5 lakh in lump sum from Empowering India for the month of July। लंप सम इनको यहां पर सब्सिडी मिली है और एक नॉन गवर्नमेंट से मिली है, 5 लाख रुपए की मिली है। लिख दिया मैंने कि भाई साहब लंप सम मिली है, 5 लाख की मिली है और नॉन गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली हुई है। ठीक है, और क्या और क्या और क्या और क्या है? हाँ ठीक है जी, ये हो गया। ऑल द अमाउंट्स आर गिवन अबव एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। अच्छा, जीएसटी अलग से ऐड करना होगा जहां जरूरत होगी। देयर इज नो अदर आउटवर्ड इनवर्ड ट्रांजैक्शन, और कुछ भी नहीं है। ओपनिंग बैलेंस वगैरह भी आईटीसी का नहीं है, और जो रेट ऑफ जीएसटी वो 18% का यहां पर दिया गया है, ऐसे यहां पर बात कर रखी है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरी ग्रिप में यहां पर आ जाता। अच्छा, एक पॉइंट और है गया शायद इसमें, स्पॉन्सरशिप का। Aspire Solution provided sponsorship services to Mr. X, an individual, for an event organized by it in the state of Haryana. The amount agreed of such sponsorship fee is rupees 5 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज यहां पर किसी एक्स को दी गई है, जो कि इवेंट यहां हरियाणा के अंदर ही रखवाया गया था। तो ये आ गया जी आपके सामने पूरा क्वेश्चन। तो आप देख लीजिए, वही सारी चीजें हैं, आउटवर्ड सप्लाई है, कुछ एक इनवर्ड सप्लाई है, इन्हीं में देखना होगा कि कितना जीएसटी बनता है, क्या आईटीसी बनता है, वैसे करके। अब आप इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से ना आप 6 क्वेश्चन के रूप में देखकर चलो। 6 कैसे? एक क्वेश्चन ये रहा, इसका क्या ट्रीटमेंट, इसका क्या ट्रीटमेंट, एक एरा इसके। तो आप इसको ना अलग अलग ऐसे देख के चलो मालिक कि कहां किसका क्या निकल कर आएगा। तो बड़े क्वेश्चन को तोड़ लिया हमने, आराम से देख लिया। अब यहां पर क्या बोलते, ठीक है साहिब, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द लायबिलिटी, द जीएसटी लायबिलिटी फॉर क्लाउड सर्विसेज प्रोक्योर्ड बाय एस्पायर सॉल्यूशंस फ्रॉम bizkart.com शैल बी। जो जीएसटी की लायबिलिटी है जो कि इन्होंने ली है, बिजकार्ट वालों से ली है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? वैसे होगा क्या, आप जरा बताएंगे इसमें जीएसटी लायबिलिटी का सीन क्या रहेगा? सर देखो, इसमें इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ये बनता है, और ओइडार की यहां पर ये सर्विस बनती है बेसिकली, और हम जानते हैं। अब इसके पीछे का लॉ रिकॉल करना है आपने, ठीक है, दूसरा स्टेप आ गया है। ये काम मेरा नहीं, किसी और का है। समरी बनाना सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम। मैं तो कहता हूं चाहे क्वेश्चन आपका 10 पेज का क्यों ना हो, समरी तो उसकी भी बन जाएगी ना यार। वहां से देखा यहां लिखा, वहां से देखा यहां लिखा, दैट्स इट। अब इसका लीगल प्रोविजन यहां पर आता है, तो इसके संबंध में जानते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस होती है, ओइडार की है, ये व्यक्ति रजिस्टर्ड है हरियाणा के अंदर, तो इसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है आरसीएम यहां पर लगा दिया जाता है। ये बात भली भांति हम लोग जानते हैं। और जहां तक सवाल है वैल्यू का, तो वैल्यू कौन सी निकल कर आएगी? तो हमने यहां पर सप्लायर को जो पे किया है 50 लाख ये पे किया, और इक्वलाइजेशन लेवी के नाम पर कुछ अमाउंट हमने 1 लाख और पे किया है, तो कुल मिलाकर 51 लाख का पेमेंट हमने किया है। तो हमारी टोटल वैल्यू यहां पर 51 लाख रुपए निकल कर आ जाएगी ऐसे करके। और आरसीएम के अंदर एस्पायर को यहां जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। हम इसके बारे में जानते हैं। क्या है क्वेश्चन, ये सॉल्यूशंस। The bizkart.com, since the service are online information database access or retrieval services है, and GST of rupees 9 lakh shall be paid by bizkart.com। ना जी ना, bizkart को तो पेमेंट नहीं करना है, ठीक है जी, ये नहीं है सॉल्यूशन इसका। आगे है जीएसटी लायबिलिटी नील आएगी। There will not be any GST liability on the transaction since bizkart.com is located। नहीं, नील भी नहीं आएगी भाई साहब, जीएसटी लायबिलिटी तो आएगी यहां पर। On bizkart.com under forward charge,
एंड जीएसटी ऑफ रुपीज 9,18,000 शेल बी पेड बाय द बिजगार्ड। ना, बिजगार्ड को नहीं पे करना भैया, आरसीएम लगना है। ऑन एस्पायर सॉल्यूशंस, जीएसटी की लायबिलिटी ऑन एस्पायर सॉल्यूशंस अंडर रिवर्स चार्ज एंड जीएसटी निकल के आएगा 9,18,000 रुपए का। 9,18 कैसे आ गया भाई साहब? आपका बनता था कुल मिलाकर 51 लाख रुपए की वहां पर बात होती थी मालिक, 51 लाख रुपए का आप 18% निकालेंगे तो वो आ जाएगा यहां पर 9,18,000 रुपए का IGST यहां पर पे करना पड़ जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे? हाँ सर एकदम ठीक है। तो ये आपका डी जो है ये सही आंसर यहां पर निकल कर आ जाता है। ये आगे साहब इसका डी यहां पे करके, ठीक है। उसके बाद में आगे क्या है साहब? आगे मैं आपको बतलाता हूं मालिक। अगला क्वेश्चन आता है यहां पर, एस्पायर सॉल्यूशंस सीक योर एडवाइस ऑन द टैक्सेबिलिटी ऑफ द सिटिंग फी पेबल टू द डायरेक्टर्स एंड द सैलरी पेबल टू द एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो होल टाइम डायरेक्टर हैं। द करेक्ट एडवाइस इज, एडवाइस को छोड़ो, पहले आप मुझे बता दो यहां पर भाई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी तो आ सकता है ना। अब जरूरी थोड़ा कि एमसीक्यू ही क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, है कि नहीं? आपको हर एक ट्रांजैक्शन का मीनिंग पता होना चाहिए ना। कल को अगर इस पे आ गया डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, आपको ऑप्शंस नहीं दिए गए, तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं चीटिंग है, चीटिंग है, पहले ऑप्शन दो मैं तब बताऊंगा, मुझे तो ऑप्शन देख देख के याद आता था। ऐसा नहीं कर सकते आप, आपको सोल्यूशन पता होना चाहिए यार। तो 2 डायरेक्टर हैं, हम अच्छे से जानते हैं, होल टाइम डायरेक्टर हैं, तो ये तो सप्लाई ही नहीं बनाया जाता है, और क्योंकि सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर हो जाता है तो इस पे तो आपका जीएसटी आने वाला नहीं है। लेकिन जो 4 डायरेक्टर हैं इनके ऊपर आपका डेफिनेटली जीएसटी आता है। और रिवर्स चार्ज के प्रोविजन के तहत हमें तो देखना है कि जीएसटी आएगा नहीं आएगा, और आएगा तो कौन से चार्ज में लगेगा। और हम जानते हैं कि रिवर्स चार्ज के तहत इसमें कंपनी लाइबल टू पे जीएसटी यहां पर हो जाती है। तो जो पार्ट टाइम वाले हैं इन पर जीएसटी अपना आ जाएगा आरसीएम के अंदर, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? Sitting fee paid to the director is liable to GST under reverse charge and the salary paid to the executive director shall not be liable to GST। बिल्कुल ठीक है, आगे मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये यहां पर सही सोल्यूशन इसका सेट बैठ जाता है। आगे आते हैं, what shall be the amount of input tax credit अवेलेबल विद एस्पायर सॉल्यूशंस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई महीने के लिए इनका क्रेडिट जो बनेगा वो कितना बनेगा? वही तो मैंने बताया था कि जनरली आपसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, आउटपुट ग्रॉस कितना, आईटीसी कितना, नेट कितना, 1-2 इधर के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। बन गया जी आपका केस सिनेरियोस। तो इसका जो आईटीसी बनेगा वो साहब कितना बनेगा, तो चेक कर लेते हैं यहां पर आकर। तो भाई बिजकार्ट की हम बात, वही आ गया ना। अब क्या पूछ रहा है? अब ये पूछ लिया कि ये बताओ जरा आईटीसी कितना बनेगा। वही सारे क्वेश्चंस बार बार पूछेगा ये आपसे, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो भाई साहब देखो, ये बनता था 51 लाख रुपए का, तो आपका ये बन गया था यहां पर आकर ना पहले वाला, ठीक है। डायरेक्टर वाले के अंदर देखोगे तो ये आपका 51 लाख आरसीएम के अंदर बनता था, और 4 डायरेक्टर हैं, इनका बनेगा भाई साहब 25 × 4, तो 1 लाख रुपए यहां पर ये आरसीएम में आपका फॉल कर जाएगा। और लाइफ इंश्योरेंस की अगर आप बात करोगे तो ये जीएसटी के दायरे में तो आता है, परंतु ये आईटीसी की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 जो आईटीसी चैप्टर के अंदर दे रखा है, अगर ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट में आता तो आईटीसी मिलता, अदरवाइज इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पर्सनलाइज्ड लेवल की सर्विस अपनी होती है। तो कुल मिलाकर आपको जो 52 लाख रुपए बनते हैं यहां पर इनके संबंध में ही मालिक आईटीसी की हम लोग बात कर सकते हैं, और जो निकल के आएगा 9,36,000 रुपए, 9,36,000 का यहां पर आपका आईटीसी बन जाएगा। पहले तो आपको 9,36,000 रुपए का पेमेंट कैश में करना पड़ेगा, उसके बाद आपको 9,36,000 रुपए का आईटीसी भी यहां पर आकर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो इसका सही जवाब होना चाहिए 1.3 का सी यहां पर निकल कर आना चाहिए 9,36,000 रुपए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड बाय द एस्पायर सॉल्यूशन इन जुलाई। आउटवर्ड सप्लाई की अगर हम बात करके चलते हैं मालिक, तो वो निकल के आएगी आपकी यहां पर क्या भला, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट और लंपसम मिली हुई है, तो क्या ये आपकी आएगी या नहीं आएगी? तो इस पर अक्सर बच्चा क्वेरी पूछता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो मैं आपको बताऊं लॉ क्या बोलता है। लॉ ये बोलता है कि इसको हम इंक्लूड करके चलेंगे यदि 2 बातें पूरी होती हैं। अगर एक तो ये यूनिट लिंक्ड होनी चाहिए, और प्लस ये आपकी नॉन गवर्नमेंट से मिली हुई होनी चाहिए, तो मैं इसे इंक्लूड करके चलता हूं। पर चूंकि ये आपकी लंपसम मिली हुई है, यूनिट लिंक्ड नहीं है, तो पहली कंडीशन पूरी नहीं हो रही, दूसरी भले ही पूरी हो रही है, लेकिन जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए मुझे दोनों कंडीशंस पूरी करनी होती है। तो ये मेरा एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा यहां पर बनने वाला, मतलब जो मेरा आउटवर्ड सप्लाई उसका हिस्सा बनने वाला नहीं है।
कंसल्टेंसी सर्विस धड़ल्ले से आएगा, डेफिनेटली आएगा यहां पर आकर। और स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज हैं, ये मेरा आउटवर्ड सप्लाई के अंदर पक्का पक्का यहां पर आ जाएगा। ठीक है जी, इस पर आरसीएम नहीं लगेगा, मैं आपको बताऊं, क्योंकि सामने वाला आपका इंडिविजुअल है। स्पॉन्सरशिप की सर्विस पे अगर सामने कंपनी या फर्म होती है तो आरसीएम लगा दिया जाता है, लेकिन इस पर तो एस्पायर को ही जीएसटी भरना पड़ेगा। तो इनका जो जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए जो टर्नओवर बनेगा वो इसका 35 लाख रुपए का बनेगा। 30 ये और 5 ये, 35 लाख रुपए यहां पर निकलकर आ जाता है। तो सही जवाब आपका ये वाला निकलकर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अब ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई साहब आपको ये ऑप्शंस ना दिए जाए, डिस्क्रिप्टिव बना दें, क्वेश्चन वही रहे लेकिन ऑप्शंस हटा दें और आपको बताएं कि भाई करके बताइए क्या निकल के आएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए आप डू नॉट डिपेंड अपॉन द ऑप्शन, कि मुझे तो ऑप्शन देखकर ही याद आता था, हाँ मैं अगर ये क्वेश्चन आ गया तो सर मुझे 35 लाख याद रहेगा, ऐसे नहीं करना है आपने। आपके लिए 31वां क्वेश्चन आएगा। Compute the amount of GST to be deposited in cash by Aspire Solutions for the month of July. जुलाई महीने के लिए इन्हें कितना पैसा कैश में जमा करना पड़ेगा? तो कैश में जमा करने के लिए देखो 35 लाख रुपए का इनका यहां पर बनता है। तो भाई साहब 35 लाख रुपए की अगर हम बात करके चलते हैं तो 35 इंटू 18% के हिसाब से ये इनका आउटपुट जो जीएसटी निकल कर आ रहा है वो है 6,30,000 रुपए। ठीक है, इनका यहां पर आरसीएम के अंदर भी कुछ एक जीएसटी लायबिलिटी निकल कर आ रही थी, ये थी आपकी 9,36,000 रुपए की। ठीक है, ये आपको कैश में पे करना होगा। कैश में इसलिए क्योंकि आप आईटीसी का इस्तेमाल सिर्फ आउटपुट जीएसटी के लिए कर सकते हैं, इनपुट जीएसटी के लिए नहीं कर सकते हैं। तो कैश में ये तो पे करना ही पड़ेगा। साथ में इसका आपको आईटीसी भी यहां पर अवेलेबल हो जाता है। तो आईटीसी आपको 9,36,000 रुपए का अवेलेबल हो जाएगा। तो इसके चलते आपकी यहां पर जो कैश लायबिलिटी है वो तो आपकी नील निकल के आएगी, बट आपको ये वाला जो आरसीएम के अंदर पे किया गया है ये आपका यहां पर कैश में ही पे करना पड़ेगा, जो कि इस प्रकार से निकलकर बात आती है। तो यहां पर क्या बोलते हैं, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ जीएसटी टू बी डिपॉजिटेड इन कैश, तो वो आएगा आपका 9,36,000 रुपए। तो ये इसका सही सोल्यूशन यहां पर आकर बन जाता है। इज इट ओके? यस सर। और कोनो दिक्कत वाली बात सर जी यहां पर नहीं है। शाबाश मेरे बच्चा, मेरे कबूतर, आगे बढ़ जाते हैं। अब शुरुआत करते हैं अपने हम दूसरे क्वेश्चन की, सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड। तो बताइए, आसान था ना मालिक? बस सबसे पहले स्टेप को जो सबसे आसान है आप लिख लीजिए, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड इज अ 100% सब्सिडरी ऑफ सुपरनोवा एलएलसी जापान, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है जी, क्या बोलता है, एक सुपरनोवा इंडिया है जो 100% सब्सिडरी है, किसकी? सुपरनोवा जापान की, ये ऐसे करके है। तो मैंने इसका लिखा है यहां पर, ये है, आप देखो कितना घुमा फिरा रखा है, कितने तीर तलवार चल रहे हैं यहां पर, बिना बात घुमा रहा। आंसर वही होगा, निकल के आएगा, सारे बेसिक पॉइंट्स वही होंगे, लेकिन आड़ा तिरछा घुमा दिया इसने। एक है सुपरनोवा इंडिया है, गुजरात में है, 100% सब्सिडरी है, किसकी? इसकी, सुपरनोवा जापान की। ठीक है, अच्छा जो लिखा है वो मैं लिखता चला जाऊंगा, सबसे आसान काम मेरा है, टेक्निकल काम आपका होगा। अच्छा जी, अच्छा, सुपरनोवा इनकॉर्पोरेशन सिंगापुर इज अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ एलएलसी जापान एंड इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स टू कस्टमर अक्रॉस द वर्ल्ड। इनकी एक और सब्सिडरी यहां पर निकल के आई है जो कि सिंगापुर के अंदर है, ये आ गई यहां पर करके, वो इसका मैंने नाम यहां पर लिख दिया साहब। ठीक है जी, कोई बात नहीं है, आगे चलिए। आगे बोलता है, इन इंडिया सुपरनोवा इनकॉर्पोरेशन सिंगापुर सेल्स द गुड्स टू सब कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द नेम ऑफ अल्फा लिमिटेड, इन द नेम ऑफ अल्फा लिमिटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, अल्फा लिमिटेड इंपोर्ट्स द गुड्स सोल्ड बाय सुपरनोवा इनकॉर्पोरेशन सिंगापुर एंड कैरीज आउट द रिक्वायर्ड टेक्निकल प्रोसेस ऑन सच गुड्स इन द फैक्ट्री लोकेटेड इन, क्या बोला ये, sells the goods to subcontractor registered under GST in the name of Alpha Limited in the state of महाराष्ट्र। यानी कि जो सिंगापुर वाली ब्रांच है वो किसी अल्फा महाराष्ट्र में जो सब कॉन्ट्रैक्टर है उसको माल देते हैं। अल्फा लिमिटेड इंपोर्ट करते हैं गुड्स को जो सुपरनोवा सिंगापुर से, और कुछ एक उस पर प्रोसेस अप्लाई करते हैं और फिर अपनी फैक्ट्री के अंदर, ऐसा बोला गया है। ये कह रहे हैं यहां पे आके कि जो सिंगापुर वाली ब्रांच है ये कुछ एक सेल यहां से करेगी अल्फा महाराष्ट्र के लिए, जो कि एक प्रकार का सब कॉन्ट्रैक्टर है यहां पर आकर, और ये इस पे कुछ टेक्निकल प्रोसेस भी अप्लाई करके चलते हैं। जितना बोल रखा उतना लिखता चला जाऊंगा। आगे क्या आता है, ये राजी, आफ्टर processing of goods by Alpha Limited, the goods are sold by Alpha Limited
टू सुपरनोवा इंडिया फॉर फर्दर सेल्स टू एंड कस्टमर्स। अच्छा। तो अब ये प्रोसेसिंग करने के बाद में जो गुड्स होता है उसे इनको यहां पर बेच देते हैं और फिर ये इन टर्न इसको एंड कस्टमर्स के लिए आगे बेचकर चलते हैं। तो इस प्रकार से पूरा लिंक यहां पर जुड़ा हुआ है ऐसे करके। आगे बोलते हैं क्या, आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स सोल्ड बाई, ठीक है जी, एज अ होल्डिंग कंपनी सुपरनोवा LLC जापान रिकवर्स एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 20% ऑफ द सेल्स मेड बाय सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड एज कमीशन ऑन मंथली बेसिस। अब जो होल्डिंग कंपनी है इनकी, वो कह रही कि भाई साहब हम सुपरनोवा इंडिया से ना 20% का अमाउंट चार्ज करके चलेंगे। वट एवर यू मेड अ सेल, जो भी आप सेल करोगे उसका 20% कमीशन आप हमें यहां पर प्रोवाइड करा के चलोगे, ऐसा ये बोलकर चल रहे हैं। और क्या है, और आ जाओ भाई साहब। अच्छा जी, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी अल्फा लिमिटेड इंपोर्टेड द गुड्स वर्थ ₹10 लाख फ्रॉम सुपरनोवा सिंगापुर। द इंटरस्टेट परचेज ऑफ अल्फा लिमिटेड फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट ₹2 लाख। अच्छा जी, इंटरस्टेट परचेज। अब ये जो अल्फा है 10 लाख का माल तो सिंगापुर से आया है और 2 लाख की इंटरस्टेट परचेज और की है। ये खुद महाराष्ट्र में, तो मान लो दिल्ली से आया था सपोज, क्योंकि इंटरस्टेट बताया गया है, इंटरस्टेट परचेज 2 लाख की इन्होंने और कर ली है। तो बाबू कोई कठिन काम कर रहा हूं क्या मैं? नहीं, बस क्वेश्चन को अपने सामने रख रहा हूं तमीज से, ताकि मुझे समझ में तो आए कि स्टोरी क्या है इसकी एग्जैक्टली। ठीक है, तो आगे बोलते हैं, प्रोसेस सीख लो। मैं कर कैसे रहा हूं वो सीखना है, आंसर नहीं टैली करना बिल्कुल भी यार, तरीका सीखना है। 31वां क्वेश्चन आएगा, उसे आपने सॉल्व करना है। ये नहीं आएगा क्वेश्चन, ऐसा आएगा, इसके जैसा आएगा। अच्छा जी, the value of processed goods sold by Alpha Limited to Supernova India Limited amounted to ₹10 lakh। अच्छा, अब अल्फा वालों ने जो सुपरनोवा इंडिया को माल बेचा है वो 10 लाख का माल बेचा है। अब यहां से प्रोसेस करके उन्होंने 10 लाख का आगे इनको बेच दिया है। ठीक है जी, आगे बोलते हैं, फर्दर सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड पेड एन एडिशनल अमाउंट इक्विवेलेंट टू 2 लाख फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। सुपरनोवा इंडिया ट्रांसपोर्टेशन का 2 लाख पे कर रही है। हैंडलिंग ऑफ द गुड्स टू थर्ड पार्टी विच वॉज कॉन्ट्रेक्चुअली एग्रीड टू बी पेड बाई अल्फा। अब यहां पर सप्लायर तो बेसिकली बन गया है अल्फा आकर, और रेसिपिएंट है बेसिकली यहां पर ये आकर। तो कह रहे 2 लाख रुपए के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस सुपरनोवा इंडिया ने पे कर दिया है, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअली वो ऑब्लिगेशन था बेसिकली यहां पर सप्लायर का। तो दरअसल सप्लायर का ऑब्लिगेशन पेड बाय द रेसिपिएंट यहां पर कर दिया जाता है 2 लाख रुपए का। ठीक, आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं साहब, नो जीएसटी वॉज पेबल ऑन सच ट्रांजैक्शन। जो थर्ड पार्टी से किया, थर्ड पार्टी छोटी मोटी रही होगी, तो वहां पर उस ट्रांजैक्शन पर जीएसटी नहीं आया था, उस पर नहीं आया था, इंडिपेंडेंटली दैट टाइम नहीं आया था, वो अब बात अलग है। हमें तो अपने केस में देखना है कि हमने जो गुड्स सप्लाई की 10 लाख रुपए की, इसमें ये ऐड होगा या नहीं होगा, हमें तो ये देखना है। ठीक है जी, उसके बाद में Alpha Limited has also charged an amount equivalent to 12,000 and such charges goods as miscellaneous municipal levies payable in the state of Maharashtra। 12,000 रुपए की म्युनिसिपल लेवी यहां पर आ रही थी। जो थर्ड पार्टी से ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस थी, इस पर जीएसटी चार्ज नहीं किया गया था, उससे मैटर नहीं है बेसिकली हमारा। खैर, अच्छा जी, हमें तो ये देखना कि हमारे 10 लाख की वैल्यू में ऐड होगी या नहीं होगी, राइट। या आगे क्या बोलते हैं, चलो, सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड सोल्ड द गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अल्फा लिमिटेड। अच्छा, क्वेश्चन लेंदी कैसे हो जाता है मैं आपको बताऊं। पहले तो ये थ्योरेटिकली पूरा स्ट्रक्चर बताते हैं कि भाई ये ऐसे इनका बिजनेस मॉडल है, फिर उस बिजनेस मॉडल के अंदर ये अमाउंट्स भरते हैं, फिगर्स डालते हैं कि भाई ऐसे करके है। तो आधा क्वेश्चन तो इसी में आ गया कि इनका मॉडल कैसे है, बाकी आधे क्वेश्चंस के अंदर वो फिगर्स दिलवा रहा है, अमाउंट दिलवा रहा है कि इस लेग में इतना अमाउंट, इस लेग के अंदर इतना अमाउंट, ऐसे करके बनता है। बोलता सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड सोल्ड द गुड्स purchased from Alpha Limited in the month of January as per the details provided below। 6 लाख का माल एक्स लिमिटेड को बेचा गया जो कि राजस्थान का था, 8 लाख का माल वाई को बेचा गया जो कि गुजरात में था। तो राजस्थान और गुजराती वाले बंदे को बेच दिया 6 लाख और 8 लाख का, तो कुल मिलाकर यहां पर इन्होंने 14 लाख की ट्रांजैक्शन अपनी कर दी है। ओके, आगे है, देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड। इन जनवरी सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड sent 5 of its employees of finance team to Singapore for training। अब सुपरनोवा, मतलब इस क्वेश्चन से डरो मत, कर आना दे, घुमा कर कंफ्यूज, हमें जितना उल्टा सीधा देना तुझे दे, हम तैयार हैं। हमें समरी बनानी, हम समरी बना लें पहले। लीगल पोजीशन चेक करने वाला वकील हमारा दूसरा होगा,
तू देना, हाँ कर। इन जनवरी सुपरनोवा इंडिया, देखते हैं कि तुझ में ज्यादा दम है कि हम में ज्यादा दम है, तू बिगाड़ क्वेश्चन को कितना बिगाड़ना चाहता है। इन जनवरी सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड, हंसा करो जब ऐसा उलझाने का प्रयास करे आपको, हंसो जोर जोर से, करे लिख क्या क्या बिगाड़ सकता है तो बिगाड़े से। In January, Supernova India Limited sent 5 of its employees of finance team to Singapore for training purpose. The training was given by the Supernova Incorporation Singapore at its office located in Singapore. The expenses related to such training was paid by Supernova India Limited to Supernova. कह रहा है यहां से कुछ एम्प्लॉय गए हैं ट्रेनिंग पर्पस के लिए हैं, और ये ट्रेनिंग जो हुई है आपकी ये पेड यहां पर करवाई गई है, और जो ट्रेनिंग हुई है वो ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर में हुई है, यानी कि जो ट्रेनिंग परफॉर्म हुई है वो यहां आपके सिंगापुर में हुई है। जो हमें बताया गया है वो हमने लिख दिया। और क्या बोलता है फर्दर, एन एम्प्लॉय ऑफ सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड had visited the manufacturing unit of Alpha Limited in Mumbai, Maharashtra, and had stayed in the hotel located in Mumbai. ठीक है, in the month of January, at the time of checkout from the hotel, the invoice was issued for an amount equivalent to 1 lakh rupees. Okay, the hotel had issued invoice in the name of Supernova India Limited, and the GST was charged at the rate of 14% CGST and 14% SGST on the total invoice of rupees 1 lakh. ये क्या कह रहा है, सुपरनोवा इंडिया का एक बंदा अल्फा, सुपरनोवा इंडिया का एक एम्प्लॉय अल्फा को विजिट करने के लिए गया था कि यहाँ पे काम कैसे हो रहा है। इसके चक्कर में उसे मुंबई महाराष्ट्र के अंदर एक होटल लेना पड़ा। होटल वाले ने बिलिंग कर दी अल्फा के नाम पर, 1 लाख का बिल अमाउंट बनता था। अब यहां पर होटल वाला ऑब्वियस सी बात है, चूंकि इसका जो सप्लाई का ओरिजिन है वो भी महाराष्ट्र है, और जो उसका डेस्टिनेशन है वो भी लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी वो भी महाराष्ट्र निकल के आएगा ऑब्वियसली। तो इन्होंने अपना सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज कर लिया 14% प्लस 14%, ऐसे करके सीजीएसटी और एम महाराष्ट्र जीएसटी चार्ज कर लिया जाता है 1 लाख रुपए के ऊपर। आगे क्या बोलता है, out of such amount, the amount recoverable from the employee towards non-official stay by Supernova India Limited was rupees 50,000 रुपए। वो कह रहा भाई साहब 1 लाख का बिल आया था, लेकिन इसमें ऑफिशियल जो स्टे था वो सिर्फ 50,000 का था, बाकी बैलेंस 50,000 तो ये अपना मौज मस्ती के लिए महाराष्ट्र में रुक गया था कि ठीक है यार यहाँ पर आए तो घूम फिर लेते हैं। ऑफिशियल इसका सिर्फ आधा था, तो बाकी आधा पैसा पर्सनल के लिए था, तो पर्सनल वाला जो पोर्शन था वो एम्प्लॉय से कंपनी ने रिकवर कर लिया था, वैसे करके। ठीक है जी, दिमाग मत लगाओ कितना क्रेडिट मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, कंट्रोल करो, जब जरूरत पड़े तब दिमाग लगाना। पहले क्वेश्चन की समरी बना के लिख लो, मेरा काम सिर्फ समरी बनाना है, आपका काम लीगली सोचना है, बाद में पहले समरी बन जान दो पूरे की, उसके बाद में। और नहीं भाई कुछ उलझाने के लिए थक गया क्या, कह रहे नहीं अभी तो एक और है, एक और अभी तो मेरे पास ग्रेनेड है। फन इवेंट्स लिमिटेड एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ऑफ न्यू दिल्ली, नई दिल्ली की एक कंपनी है, हैड ऑर्गेनाइज्ड एन इवेंट इन द मंथ ऑफ जनवरी फॉर सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड इन मॉरिशस। फन ये एक इवेंट मैनेजमेंट वाली है, मॉरिशस में इवेंट किया गया है, और जो बिलिंग करी गई है, जो इनवॉइसिंग करी गई है वो इनके नाम पर यहां पर कर दी गई सुपरनोवा इंडिया के लिए, जबकि इवेंट हेल्ड इन मॉरिशस दैट इज आउटसाइड इंडिया, राइट। और कुछ थक गए क्या, नहीं अभी नहीं। ओपनिंग बैलेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, आईटीसी वाईटीसी कुछ भी नहीं है, सारी ट्रांजैक्शन जो है ये आपका एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी बताया गया है। जीएसटी का रेट वही 18% का यहां पर बता रहे हैं, तो आप बता दीजिए कि अब यहां पर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर दे दीजिएगा। तो सारे के सारे जो ट्रांजैक्शंस है हमारे सामने यहां पर निकल कर आती हैं। हियर इज द क्वेश्चन, अब देख रहे हो आड़ा तिरछा कैसे घुमा फिरा के दे रखा है। अगर ये मैं अपने सामने स्टोरी ना रख के चलूं तो शायद मैं गलती कर जाऊंगा, लेकिन अब मैं किसी भी हालत में गलती नहीं कर सकता हूं। अब पूछ ले भाई क्या पूछना है हमसे। कह रहा पहला क्वेश्चन सुनो, टोटल जीएसटी लायबिलिटी, टोटल जीएसटी लायबिलिटी नेट ऑफ आईटीसी। कह रहा नेट ऑफ आईटीसी आप हमें बताइएगा, आईटीसी को एडजस्ट करने के बाद आपको हमें बताना होगा। हमने कहा ठीक है भाई साहब, वो भी बता देंगे। इफ एनी ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी इज, क्या बनेगी, अल्फा इंडिया की, अल्फा लिमिटेड की टोटल जीएसटी लायबिलिटी नेट ऑफ आईटीसी, आईटीसी को एडजस्ट करने के बाद। ठीक है, तो हमें इसका आउटपुट ग्रॉस भी निकालना है, तो इसका ग्रॉस क्या निकल के आएगा, देखो भाई सुपरनोवा यहां पर ही काम कर रही है, 14 लाख का इसका बनता है, तो इसका भाई साहब अगर भगवान झूठ ना बुलाए तो आउटपुट जो जीएसटी लायबिलिटी निकल के आएगी, तो 14 लाख पे तो एक ये निकल के आएगी इनकी, 14 लाख का अगर मैं ले लेता हूं यहां पर भाई साहब 0.18 करके, तो 2,52,000 रुपए यहां पर निकलकर आ जाता है। ठीक है, ये आएगा ना। 14 लाख का 0.18,
2,52,000 रुपए मेरा आउटपुट जीएसटी यहां पर निकलकर आ जाता है। और क्या है जी, दूसरा ये है कि 20% का जो कमीशन है वो यहां से वहां जा रहा है। तो इसमें अगर कमीशन के एंगल से देखोगे तो सप्लायर तो ये बनेगा और रेसिपिएंट हमेशा वो होता है जो पैसे देता है। अब 20% कमीशन कितना बन गया, 14 लाख का 20% अगर आप निकाल के चलोगे तो भाई साहब 14 लाख का 20% अगर मैं निकालूं तो ये बनता है 2,80,000 रुपए। ठीक है, अब 2,80,000 रुपए कमीशन इन्होंने वहां पर दे दिया है, यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये आपकी इंपोर्ट ऑफ सर्विस यहां पर हो जाती है। तो यहां लिखता हूं मैं एक तरह से इंपोर्ट ऑफ सर्विस ये बनेगी, जिसके चलते यहां आरसीएम की चर्चा आपकी करवा दी जाएगी। तो 2,80,000 इंटू 0.18 जब निकालोगे तो ये आएगा भाई साहब 2,80,000 इंटू 0.18 निकालोगे तो ये आएगा 50,400 यहां पर निकल कर आ जाता है जी। उसके बाद मालिक अब ये आपसे क्या कह रहे हैं जरा ये भी हम यहां देख लेते हैं। जी साहब, नहीं हम सुपरनोवा की बात कर, एक सेकेंड, किसकी पूछ रहा था, ये गलती तो नहीं कर रहे कहीं हम? नहीं सॉरी, ये तो अल्फा की पूछा था, आई एम रियली सॉरी, ये अल्फा के लिए पूछ रहा था। तो ये यहां से निकालते हैं अल्फा के संबंध में। तो इनकी जो वैल्यू निकल के आ रही थी ये 10 लाख की वैल्यू ये आ जाएगी यहां पर। दूसरा सप्लायर का ऑब्लिगेशन पेड बाय द रेसिपिएंट सेक्शन 15 के मुताबिक इसको ऐड कर दिया जाएगा, 2 लाख आपके ये भी ऐड हो जाएंगे। म्युनिसिपल लेवी अदर टैक्सेस ये भी आपके यहां पर ऐड कर दिए जाएंगे। तो ये जो टोटल वैल्यू निकल कर आएगी यहां पर 12,12,000 यहां निकल कर आ जाती है। ठीक है जी, और इसका अगर आप जीएसटी भी निकालोगे ना मालिक तो 12,12,000 का कितना बनेगा, 12,12,000 का बन जाएगा 0.18 करके, ये आएगा 2,18,160, 2,18,160 ये आपका यहां पर ऐसे करके आ जाता है। ठीक है, ओके, कोनो दिक्कत वाली बात सर जी यहां पर नहीं है। अल्फा के संबंध में और बात करते हैं। तो अल्फा ने यहां पर ये जो गुड्स बेसिकली इंपोर्ट किया है ये है इनका इंपोर्ट ऑफ गुड्स करके, ठीक है, जिस पर इन्होंने आईजीएसटी टू कस्टम डिपार्टमेंट, जो कि हम सीवीडी के नाम से भी जानते हैं, इसका पेमेंट किया होगा कस्टम डिपार्टमेंट को। और कितना जी, 10 लाख का 18%, 1,80,000 रुपए ये आ जाता है और ये पेमेंट इसका कैश में ही किया गया होगा। ठीक है, और ये जो 180 का यहां पर पेमेंट किया है इन्होंने इंपोर्ट करते समय, इसका इन्हें यहां पर आईटीसी भी अवेलेबल हो जाएगा 1,80,000 रुपए का। ठीक है, ये भी यहां पर मिल गया। 2 लाख रुपए की इन्होंने इंटर स्टेट परचेज कर रखी थी, जिस पर अगर जीएसटी निकालोगे तो बनेगा 36,000 रुपीज का। ठीक है जी, तो 36,000 रुपीज का जब जीएसटी बनेगा इनका तो आईटीसी और आ जाएगा इनके पास में 36,000 रुपीज का। तो आप इसे हटा के देखें तो कितना आता है, 2,18,000, 2,18,600 माइनस 1,80,000 और माइनस 36,000, 2,18,160 माइनस 1,80,000 माइनस 36,000, ये आता है 2,160। जो कैश में आपको पे करना है जीएसटी वो आ रहा है 2,160 रुपए यहां पर निकल कर आ रहा है। ठीक है, क्या बोला था क्वेश्चन के अंदर, वो कह रहा था कि नेट ऑफ जीएसटी करके बताना, जीएसटी को एडजस्ट करने के बाद टोटल जीएसटी लायबिलिटी नेट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ अल्फा लिमिटेड ये निकल कर आती है। ठीक है, तो ये जो लायबिलिटी है ये है इनकी टुवर्ड्स जीएसटी डिपार्टमेंट। ठीक है, यस सर। और ये जो 1,80,000 था ये बेसिकली पार्ट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी होता है और जो बेसिकली पेबल होता है टू यहां पर आकर कस्टम डिपार्टमेंट को, राइट। ये कस्टम डिपार्टमेंट को इतना जाएगा सीवीडी यानी कि आईजीएसटी, और 2,160 ये जीएसटी डिपार्टमेंट को आपका यहां पर आकर चला जाएगा। ठीक है, तो इसका जो हमें करीबी आंसर दिखाई दे रहा है वो कौन सा है मालिक, सर जी ये आ जाएगा यहां पर, ये रहा जी
2160 ये यहां पर निकल कर आ गया है। तो इनका जो बेसिकली फोकस रहा है वो ये कि जीएसटी डिपार्टमेंट को कैश पेमेंट आपने कितना किया है, तो उसके मद्देनजर ये आंसर है। हाँ, अगर मैं ये पूछता कि भाई ये दोनों मिलाकर कितना गया है, तो 180 तो ये आपने कैश में दिया है, कैश में देने की बात चली ना, कैश में आपका 180 ये गया था, है ना, और 2160 आपका कैश में ये गया है। लेकिन इनका जो फोकस है वो सिर्फ यहीं पर रहा है, ऐसा इनका इंटेंट यहां पर रहा है। तो ठीक है, तो यहां पर हमारा जो मोस्ट सूटेबल आंसर निकल के आ रहा है, तो हम 2160 को यहां पे रख सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ पूछते तो थोड़ा सा बेटर यहां पर रहता। ठीक है, यस सर। उसके बाद में आगे आता है व्हाट शैल बी द ग्रॉस आईजीएसटी लायबिलिटी दैट इज विदाउट एनी एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स इफ एनी ऑफ सुपरनोवा इंडिया। इस बार सुपरनोवा इंडिया के लिए हमें लायबिलिटी निकाल के रखनी है कि भाई साहब वो कितनी आएगी, जरा आप हमें बता दीजिए। और पूछ क्या रहा है, ग्रॉस पूछ रहा है और आईजीएसटी लायबिलिटी आपसे पूछ रहा है। ग्रॉस पूछ रहा है और आईजीएसटी की पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, जीएसटी नहीं पूछ रहा, आईजीएसटी की पूछ रहा है, सुपरनोवा की। जब मैं सुपरनोवा की बात करता हूं तो इन्होंने ये खुद तो थे गुजरात के। अब देखो ना समरी कितनी काम आती है, जो हमारे पास चीजें रखी हुई हैं। ये खुद गुजरात के थे और यहां पर ये आपका राजस्थान है, तो ये आपकी इंटर स्टेट वाली सप्लाई यहां पर आकर बन जाती है और ये आपकी इंट्रा वाली सप्लाई यहां पर मालिक बनती है। तो साहब मुझे सिर्फ 6 लाख पे ही कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि ये सिर्फ आईजीएसटी की लायबिलिटी पूछ रहा है। तो जब मैं यहां पे निकालूंगा मालिक उसके लिए, तो 6 लाख रुपए का 18% कितना निकल के आता है भाई साहब, अब तो पहाड़ी भी भूल गए भाई साहब, क्या बताएं आपको, इनटू 0.18 ये आता है 108, 1,08,000 आईजीएसटी यहां पर निकल कर आ जाता है। ठीक है, ये इनका है आउटपुट जीएसटी, ऐसे करके मालिक आ जाता है। ठीक है जी, अच्छा जी। दूसरा, यहां एक तरीके से ये इनकी इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी थी, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए जो कमीशन बनता था वो था 2,80,000 रुपए का, 2,80,000 रुपए का ये कमीशन इनका बनता था। और चूंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर ये आईजीएसटी इनका निकल कर आएगा। तो 2,80,000 रुपए का ये हो गया मेरा यहां पर जो आईजीएसटी है, जो कि आरसीएम के अंदर हमें पे करना होगा, वो बनता है 2,80,000 रुपए का 18%। तो 2,80,000 रुपए का 0.18 ये आ जाएगा 50,400 रुपए। ध्यान दीजिएगा ये सर्विस है और ये जो पैसा है 50,400 ये जीएसटी डिपार्टमेंट को ही जाना है, इसमें कस्टम डिपार्टमेंट बीच में नहीं आ रहा है पहले वाले क्वेश्चन की भांति। तो 50,400 आपको आरसी में भरना पड़ेगा। हालांकि इसको यहां पर आईटीसी भी अवेलेबल हो जाएगा 50,400 रुपए का, लेकिन ये आईटीसी को एडजस्ट नहीं करवा रहे हैं, ये हमसे सिर्फ ग्रॉस पूछ रहे हैं। तो ग्रॉस में एक बार फिर से पढ़ लें, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि ग्रॉस बताओ ना, आईजीएसटी लायबिलिटी आप बताइएगा विदाउट एनी एडजस्टमेंट ऑफ आईटीसी इफ एनी। तो भाई साहब ये आपका एनसीएम के अंदर बनता है 1,08,000 रुपए का बन जाता है, और आरसीएम के अंदर जो लायबिलिटी बनती है वो 50,400 की बनती है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो 1,58,400 रुपए का यहां पर ये सी निकल कर आ जाता है, और इसके चलते हुए मेरा ये 2.2 का सी आंसर यहां पर सही साबित हो जाता है। ऐसे करके हमारी बात करी जाती है। अब बात करते हैं अपने 2.3 को लेकर। इसमें बोलता है हाउ शैल द अमाउंट पेड टुवर्ड्स द ट्रेनिंग एक्सपेंसेस एम्प्लॉइज ऑफ फाइनेंस टीम ऑफ सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड बी ट्रीटेड अंडर द जीएसटी लॉ। कि जो ट्रेनिंग एक्सपेंसेस थे उसका क्या सीन रहेगा, कौन से वाले, एम्प्लॉइज ऑफ फाइनेंस टीम ऑफ सुपरनोवा इंडिया टू बी ट्रीटेड, कहां थे ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, यस यस, सुपरनोवा इंडिया, इनके जो ट्रेनिंग के खर्चे थे उनका क्या सीन रहेगा, जीएसटी का क्या सिनेरियो रहेगा। तो देखिए यहां पर एक खेल खेल दिया गया है। ऑप्शन मत देखिए, ऑप्शन क्या है, सप्लायर कहां पर है, सप्लायर इंडिया के बाहर है, रेसिपिएंट इंडिया के अंदर है। हमें प्राइमा फेसी ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विस की जब डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन इज दिस कि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के अंदर होना चाहिए। लेकिन क्या इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के अंदर है, जी नहीं। प्लेस ऑफ सप्लाई का जो सेक्शन बोलता है, सेक्शन नंबर 13 यहां पर एप्लीकेबल होगा, वेयर वन ऑफ द पार्टी और बोथ द पार्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है। ठीक है, उसके लिए यहां पर चूंकि ये इंडिविजुअल संबंधी सर्विसेज है जहां पर इंडिविजुअल का फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है, तो वैसे वाले मामले के अंदर ये परफॉर्मेंस बेस्ड कैटेगरी के अंदर आपका आ जाता है 13(3)
का ये हिस्सा आपका बनता है। बेसिकली 13(3)(b) का हिस्सा बनता है, जिसके चलते एक्चुअल प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस जो होगा वहां पर इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनाया जाएगा, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर चला जाएगा और ये जीएसटी के दायरे से बाहर अपना करवा दिया जाएगा। राइट सर, यस सर, और कोनो दिक्कत वाली बात सर जी यहां पर नहीं है। ग्रेट। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया जी अपना यहां पर कहाँ गया, ये रहा। नो जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन द ट्रांजैक्शन सिंस ट्रेनिंग वाज imparted इन सिंगापुर दैट इज प्लेस आउटसाइड इंडिया। बात बिल्कुल ठीक है। तो आगे तो कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक बात है। 2.3 का ए यहां पर आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, हम कॉन्फिडेंट हैं इसके ऊपर कि हाँ ए ही सही है, बाकी सही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आंसर तो एक ही सही होगा ना। 2.4 वेदर आईटीसी इज अवेलेबल ऑन द जीएसटी पेड बाय सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड ऑन द इनवॉइस अमाउंटिंग टू ₹1 लाख टू द होटल लोकेटेड इन मुंबई महाराष्ट्र। क्या इस पर आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा होटल वाली सर्विस के ऊपर? तो यहां आप बड़े ध्यान से देखिएगा, एक टेक्निकल एरर यहां पर निकल कर आ रही है। जो बिल है, बिल के अंदर सीजीएसटी और महाराष्ट्र जीएसटी लगा हुआ है, लेकिन जो बिल आया है वो गुजरात वाले के पास में आया है। तो यहां डेफिनेट सी बात है, ये गुजरात में बैठकर बंदा महाराष्ट्र जीएसटी का क्रेडिट नहीं ले सकता। इसके लिए कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है आईएसडी वाला, कि आईएसडी के थ्रू अगर आईएसडी के पास में होता तो होटल से आईएसडी के नाम पर बिलिंग कराई जाती, फिर आईएसडी बिलिंग करता गुजरात सुपरनोवा के लिए, तो फिर यहां पर क्रेडिट मिल जाता। लेकिन यहां पर टेक्निकल ग्लिच के चलते हुए ये क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा, तो इसका आंसर आपका नील निकल कर आ जाएगा। नो आईटीसी शैल बी अवेलेबल। तो 2.4 का सी आपका सही आंसर यहां पर हो जाता है। 2.5 की बात करते हैं, वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय फन इवेंट लिमिटेड। क्या फन इवेंट के संबंध में जीएसटी का सीन क्या रहेगा? तो लिंकेज करके देख लेते हैं। यहां पर सप्लायर तो ये हैं और रेसिपिएंट आपके ये यहां पर गुजरात में बैठे हुए हैं। अब छोटे छोटे अलग अलग क्वेश्चंस मानो ना आप इनको भाई, है ना, एक बड़ा सा आपको सिनेरियो केस बनाकर दे दिया, छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर पूछ रहे हैं डिवाइड एंड रूल करके। उसके बाद क्या ये एक प्रकार की सर्विस है? द आंसर इज यस। प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करें तो जो ओरिजिन है वो है यहां पर दिल्ली, और जो डेस्टिनेशन है वो क्या निकल कर आएगा? चूंकि यहां पर दोनों पार्टीज इंडिया के अंदर सिचुएटेड हैं, इसलिए सेक्शन नंबर 12 ऑफ आईजीएसटी एक्ट अप्लाई करवाया जाएगा, जिसके चलते हुए जो डेस्टिनेशन है वो कहां पर निकल कर आएगा? सर लोकेशन ऑफ द इवेंट पर आ जाएगा। लोकेशन ऑफ द इवेंट है आपका मॉरिशस में, यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर पहुंच गया तो जीएसटी की बात नहीं होगी। परंतु ठहरिए, यहां सेक्शन 12 के अंदर एक प्रोवाइजो लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि अगर दोनों बागड़ बिल्ले यानी कि सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया के अंदर मौजूद हैं, फिर भी आपका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर जा रहा है, तो उसे घसीट कर इंडिया में वापस लेकर आएंगे और लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट के पास लाकर उसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल दिया जाएगा। तो ये बनेगा इसका प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर आकर, और इसके चलते हुए इस पर आईजीएसटी, इस ट्रांजैक्शन के ऊपर आपका आईजीएसटी चार्ज करवा दिया जाएगा। तो यह है इसके बारे में सही जीएसटी का ट्रीटमेंट। अब यहां पर लिखा क्या है वो देखते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। जीएसटी इज एप्लीकेबल एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई न्यू दिल्ली, नहीं। जीएसटी इज एप्लीकेबल, प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात, ये है कि नहीं है? हाँ सर यही है। इसका सही आंसर बी निकल के आएगा, 2.5 का बी निकल कर आ जाएगा। राइट, यस सर। उसके बाद आगे बढ़े। यस सर। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 करके, डूडली। डूडली इनकॉर्पोरेशन इज एन एंटिटी। आसान है ना क्वेश्चन, बस समझिए। पहले समरी बना रहे हैं, फिर लीगल पोजीशन और अपनी बातों को कंक्लूड हम कर रहे हैं। उसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आसान जो काम है वो है समरी बनाना। अगर आपने ये काम कर लिया तो फिर जैसे मर्जी आपसे बात कर लीजिए। ये जो समरी बन के तैयार होती है ना, ये ऐसे मान के चलो भाई साहब कि आपने सामग्री को, जैसे किचन में कोई डिश बनानी होती तो पहले सामग्री उसकी हम अपने पास में रख लेते हैं, है ना। आलू की सब्जी बनानी तो आलू है और टमाटर भी काट के रख लेते हैं, और जो भी आपके मसाले होते हैं वो सब अपने पास में रख लेते हैं। फिर आपको जो जैसा बनवाना है वैसी डिश हम तैयार यहां से कर देंगे। आलू का हलवा बनवाना है तो वो भी बना देंगे, आलू की चटनी बनवानी है वो भी बनवा देंगे, आलू की सब्जी बनवानी है वो भी बनवा देंगे, आलू के पकौड़े बनाने हैं तो वो भी बना देंगे। लेकिन पहले आलू तो अपने पास में होना चाहिए ना, सामग्री अपने पास में होनी चाहिए, फिर जो चाहिए वो बनवा देंगे। एमसीक्यू बनवा लो, थ्योरी लिखवा लो, डिस्क्रिप्टिव करवा लो, जैसे मर्जी करवा लो, लेकिन ये सामग्री हमारे पास में इकट्ठी होनी चाहिए। ऐसे करके बात है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 करके। यहां पे क्या बोलता है? डूडली इनकॉर्पोरेशन इज एन एंटिटी। इनकॉर्पोरेटेड इन कहां पर जी? इनकॉर्पोरेटेड इन भाई साहब यूएसए, ऐसे करके ये बात अपनी कर रहे हैं। ठीक है जी, यूएसए में।
and is engaged in provision of various information technology related services directly as well as through its subsidiary located across the world. In India, Doodly India is a subsidiary of Doodly Incorporation, is registered under GST in the state of Karnataka under GST and is providing services to customers in India. ये क्या है? एक डूडली इनकॉर्पोरेशन है, अमेरिका की है, इंडिया के अंदर उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है ऐसे करके, जो इंडिया में अपनी सर्विसेज को देती है। ये इसका सीन बनता है। ठीक है जी। अब देखो ना, ये इसकी समरी है मालिक, कैसे घुमा फिरा के दे रखा है, इसी में से क्वेश्चन निकलेंगे, क्या दिक्कत वाली बात है जी। आगे पढ़ते हैं। हाँ जी, कर्नाटका में है, वेरी गुड। डूडली इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विसेज, क्लाउड बेस्ड यानी बैकअप सर्विसेज, ऐसे बोलूं ना, ये देती है बेसिकली बैकअप सर्विस, मतलब ओइडार की सर्विसेज देती है मालिक। बैकअप सर्विसेज टू कस्टमर्स, बिजनेस एंटिटीज एंड नॉन बिजनेस एंटिटीज in India. The customers can subscribe to the services by making online payment directly to Doodly Incorporation's bank account through internet banking and other mode. Directly payment उसको होता है। Terms and conditions of such services are entered between Doodly Incorporation and the customer directly. मतलब बीच में कोई इंटरमीडियरी इनका नहीं है। ध्यान दीजिए, सेक्शन नंबर 14 5GST के अंदर हम बात करते हैं कि ओइडार के संबंध में हु इज द सर्विस प्रोवाइडर, जो टर्म्स एंड कंडीशन सेट करता है, जो इनवॉइसिंग और पेमेंट को हैंडल करता है, उसको इंडिया में आकर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ये उसी बात को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि भाई साहब, यहां इंडिया का जो रेसिपिएंट है वो और डूडली इनकॉर्पोरेशन के बीच में कोई थर्ड पार्टी, कोई मीडिएटर बीच में नहीं है, ये डायरेक्टली अपनी सर्विसेज की बात कर रहे हैं। ये उस बात का आगाह यहां पर किया जा रहा है। इन केस ऑफ एनी इश्यू द कस्टमर कैन कॉल एंड लॉग द इश्यू एट द कस्टमर। तो ये स्ट्रेस का है इनका। तो इंडियन कस्टमर्स को भी ये अपने डायरेक्टली सर्विस देके चलते हैं, सर्विस दी जाती है और कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। तो पहले बिजनेस मॉडल समझा रहे हैं, उसके बाद इस मॉडल के अंदर वो अमाउंट यानी फिगर्स को भर देंगे। अच्छा जी, इन केस ऑफ एन इश्यू द कस्टमर्स कैन call and log the issue at customers help center which is operated by Doodly India on principal to principal basis. For operations of such customer help center, Doodly India is paid on cost plus 10% basis by the Doodly Incorporation on monthly basis. और वो कह रहे हैं कि ये जो कस्टमर्स हैं, इनको यहां पर कोई दिक्कत आएगी, कोई अगर टेक्निकल हेल्प वगैरह चाहिए होगी, तो एक तरह से कॉल सेंटर की सर्विसेज ये इनको प्रोवाइड करा के चलेंगे और जो भी इनका खर्चा आएगा उसको यहां से रिइंबर्स कर दिया जाएगा, क्योंकि ये इसके कस्टमर्स को यहां पर कॉल सेंटर की सर्विसेज दे रहे हैं। तो जो भी इनका कंसिडरेशन बनेगा, इनकी कॉस्ट का 10% इनको यहां पर दे दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, आगे क्या बोलते हैं। Further, Doodly India is engaged in the promotion and marketing of cloud-based storage services on principal-to-principal basis in India for Doodly Incorporation. इनके लिए मार्केटिंग भी करते हैं, कोई एजेंट नहीं है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पर, इंडिपेंडेंट बेसिस पर ये अपना इनकी मार्केटिंग की सर्विस भी इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। द पेमेंट फॉर सच सर्विस इज मेड बाय डूडली इनकॉर्पोरेशन टू डूडली इंडिया मंथली बेसिस, कॉस्ट प्लस 20% ये इनको कर देते हैं। कैसे? इन्होंने दी इनको मार्केटिंग की सर्विसेज, ठीक है, और कंसिडरेशन जो मिलेगा बदले में, इनकी जो कॉस्ट पड़ रही होगी उस पर 20% का मार्कअप चढ़ाकर इसकी होल्डिंग कंपनी से इनको पैसा यहां पर मिल जाएगा, ऐसे करके बोल दिया जाता है। आगे बोलते हैं क्या। डूडली Incorporation own online space for advertisement on internet. ठीक है। Doodly Incorporation has agreed to sell such online advertising space to Doodly India for an amount of 5 crore per month. इन्होंने ऑनलाइन स्पेस इनको दे दिया है और वो दिया है भाई साहब 5 करोड़ के अंदर, सेल ऑफ ऑनलाइन स्पेस कर दिया, 5 करोड़ रुपए का इनको दे दिया जाता है। आगे बोलते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर हुआ है, इन्होंने यहां इनको दिया है करने के लिए इंडिपेंडेंट बेसिस पर। डूडली इनकॉर्पोरेशंस प्रोवाइड टेक्नोलॉजी सपोर्ट टू डूडली इंडिया एंड चार्जेस रॉयल्टी फ्रॉम डूडली इंडिया फॉर सच टेक्निकल सपोर्ट 25 लाख रुपए पर मंथ। ये इनको टेक्निकल सपोर्ट भी इसके संबंध में देकर चलते हैं, जिसके लिए 25 लाख रुपए इनसे चार्ज किए जाते हैं, इंडिया वाली सब्सिडी से चार्ज किए जाते हैं 25 लाख पर मंथ। आगे क्या बोलते हैं साहब, आगे कहते हैं, इन एडिशन टू अबव इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी डूडली इंडिया हैज इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू ऑपरेशंस ऑफ कॉल सेंटर। ठीक है,
75 लाख, और एक्सपेंसेस एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू प्रमोशन एंड मार्केटिंग सर्विसेज 50 लाख। जो मार्केटिंग का खर्चा आया इनका वो 50 लाख रुपए का आया है, और जो कॉल सेंटर की जो कॉस्ट पड़ी थी वो 75 लाख की थी। तो इनको जो कंसिडरेशन मिलेगा 75 लाख में 10% मार्कअप के साथ मिलेगा प्लस 10%, और ये जो मिलेगा यहाँ पर 75 लाख का 10% और यहाँ 50 लाख का 20% इनको मार्कअप करके कंसिडरेशन दे दिया जाएगा। अब जो बिजनेस मॉडल है उसके अंदर फिगर्स इन्होंने डाल दी हैं। डूडली इंडिया अर्नड एन इनकम ऑफ ₹8 करोड़ फ्रॉम सेल ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग स्पेस इन इंडिया। 8 करोड़ रुपए इनको यहां पर मिल रहे हैं, इसके लिए जो ऑनलाइन स्पेस इन्होंने दिया है, बेसिकली सेल किया है। उसके बाद आगे बोलते हैं डूडली इनकॉर्पोरेशंस अर्नड, डूडली जो विदेशी कंपनी होल्डिंग है, इनकम 10 करोड़ फ्रॉम नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट कस्टमर्स फ्रॉम क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विसेज इन इंडिया। तो इन्होंने क्लाउड बेस्ड सर्विसेज इंडिया वाले को, ये इंडिया वाले बंदे हैं, इनको जो दी है मालिक 10 करोड़ की दी है, और ये नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट आपके यहां पर आ जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद में आगे बोलते हैं क्या, ओपनिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, जीएसटी का रेट 18% का है, और आईटीसी जहां पर बनेगा वहां मिलेगा, और ऐसे करके है। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, सॉल्यूशन मत देखिए, आंसर मत देखिएगा, क्योंकि आपको जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर दिए ही जाए, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपका यहां पर आ सकता है। राइट, यस सर, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। कहते हैं व्हाट शैल बी द आउटपुट टैक्स पेबल विदाउट एनी एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इफ एनी बाय डूडली इंडिया फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। किसका पूछना भाई साहब, ये देख लेना। डूडली इंडिया की आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी क्या निकल कर आएगी, ये हमारे सामने यहां पर पहला क्वेश्चन निकल कर आया है। ठीक है, तो चेक करो भैया, डूडली इंडिया का आउटपुट देखो भैया 8 करोड़ का बनता है, और 8 करोड़ का अगर मैं निकाल के चलूं 1 ऐसे करके, तो ये आएगा मेरा 144, 1 करोड़ 44 लाख रुपए मेरा यहां पर आउटपुट जीएसटी निकल कर आ जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका 1,44,000 यहां पर होना चाहिए। 3 पॉइंट का पहला आंसर आना चाहिए 144। ठीक है जी, 1 करोड़ 44 लाख ये आ गया जी। उसके बाद में आगे बोलते हैं क्या वाला, आगे कहता है व्हाट शैल बी द नेट जीएसटी लायबिलिटी ऑफ डूडली इनकॉर्पोरेशन। ध्यान दीजिएगा, डूडली इंडिया है या इनकॉर्पोरेशन है, विदेशी वाले की पूछ रहा है, उसकी जीएसटी लायबिलिटी यहां पर आकर क्या बनेगी। तो यहां पर आकर कहते हैं कि डूडली इनकॉर्पोरेशन है, ये आ गया यहां पर। तो बेसिकली ये दे रहा है एक तरह से स्टोरेज सर्विसेज, ओइडार की सर्विसेज अपनी यहां पर दे रहा है। ओइडार के नियमों के मुताबिक हमें पता है कि जब ये एक नॉन टैक्सेबल पर्सन को दी जा रही है, तो इसको डूडली इंडिया इनकॉर्पोरेशन को यहां पर आकर रजिस्ट्रेशन के हिसाब से भाई साहब यहां जीएसटी की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और जीएसटी यहां पर जमा करवाना पड़ जाएगा। तो 10 करोड़ का अगर हम निकाल के चलते हैं 18%, तो आएगा आपका 1 करोड़ 80 लाख रुपए यहां पर निकल कर आ जाएगा। और उसके चलते हुए इनका जो सही जवाब है वो बन जाएगा भाई साहब ये 3.2 का बी यहां पर अपना आंसर आ जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद आगे क्या, आगे बोलते हैं मालिक 3.3 के अंदर व्हाट शैल बी द टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ डूडली इंडिया। डूडली इंडिया का इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना बनेगा फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन इन द मंथ ऑफ जनवरी, यहां पर कितना बनेगा, क्या आप इसे निकाल सकते हैं? हाँ सर जी, हम निकाल सकते हैं, आइए जरा देखते हैं। तो इनका आईटीसी कितना बनेगा, तो भाई साहब देखो, भगवान झूठ ना बुलाए, 25 लाख तो इसका बन जाएगा, है ना, और भाई साहब 5 करोड़ आपका ये हो गया, ये भी इनका यहां पर आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। तो 525 तो यही हो गया, और इनटू 0.18 में निकालूंगा तो 94.5 तो यहां तक का इनका बन जाता है। और भी इन्होंने कुछ लेन देन करा है या नहीं करा है, आप हमें बताइएगा। और इसमें आपका ये और प्लस ये और इनटू कर देते हैं 0.18 और प्लस आपका 94.5, मतलब सर, मतलब ये बताता हूं आपको, ये देखिए इनकी जो इनवार्ड सप्लाई है जरा उनको चेक करो। इनवार्ड सप्लाई के अंदर एक तो आई है इनका ये भाई साहब, सबसे पहले टेक्निकल सर्विस इन्होंने ली है 25 लाख पर मंथ की, तो 25 लाख पर मंथ की तो ये आ गई। दूसरा ऑनलाइन स्पेसिंग की बात की है, 500 लाख की आपकी वो आ जाती है। इन पर जीएसटी आरसीएम में जाएगा, इन पर जीएसटी आरसीएम में जाएगा, वो अलग बात है कि, लेकिन आईटीसी तो अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद
जो कॉल सेंटर की सर्विसेज ये आगे दे रहे हैं, इनकी जो कॉस्ट आई थी, यानी कि इन्होंने ये जो सर्विस लेके दी थी, इनकी खुद की कॉस्ट 75 लाख रुपए की बनती थी, और जो मार्केटिंग की सर्विसेज है ये भी लेकर दी थी, तो इनके लिए जो खर्चा आया था वो 50 लाख रुपए का इन पर आया था। हालांकि इन्होंने आगे इसको एक्सपोर्ट कर दिया, वो एक अलग मैटर, लेकिन इनके लिए ये इनवर्ट सप्लाई अपनी बनती थी। तो 75 लाख रुपए का एक इन्होंने इनवर्ट सप्लाई ली है, 50 लाख रुपए की इन्होंने एक इनवर्ट सप्लाई यहां पे ली है। हालांकि इन पर जीएसटी आपका एनसीएम में आएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि एनसीएम या आरसीएम, मेरे लिए इनवर्ट सप्लाई है। जो भी जीएसटी बनेगा वो आपका इनपुट टैक्स बनेगा और उसका आईटीसी मुझे यहां पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो ये बनता है भाई साहब आपका 25 लाख, तो 525 ही हो गया, 525 प्लस 75 लाख प्लस 50 लाख, ये बनता है आपका 650 लाख यहां पर बन जाता है। इसका अगर मैं 18% निकालता हूं तो इंटू 0.18, सो ये आएगा 117, 1,17,00,000, 1,17,00,000 ये इसका यहां पर आईटीसी टोटल अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, यस सर, और कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। 3.3 का सी आंसर आपका यहां पर हो जाता है। ओके सर जी। उसके बाद में आता 3.4, प्लीज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट स्पेशली in relation to sale of online advertisement space services provided by the Doodly India Incorporation to Doodly India। मतलब ये जो स्पेस हुआ है इसमें आप इसे क्या बोलना चाहते हो सर? इसमें क्या बोलेंगे? सीधी सीधी ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, सामने वाली पार्टी रजिस्टर्ड है, आरसीएम इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, तो डूडली इंडिया लाइबल टू पे जीएसटी ऑन ₹5 करोड़ अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। वेरी वेरी सिंपल है। तो क्या बोलते हैं यहां पर आकर Doodly India providing online services retrieval services does require to register in India and discharge ना ये पे करेगा रिवर्स चार्ज के अंदर। तो कौन सा पड़ रहा है भैया? ये वाला शायद बनेगा क्या? Doodly India is providing so and so on the same is to be paid by Doodly India on reverse charge basis। ये आएगा आपका 3.4 का सी यहां पर आ जाएगा। ठीक है जी, ऐसे करके आपका तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पर आकर मालिक कंप्लीट हो जाता है। समझिए, कुछ नहीं कर रहा मैं, पहले बड़े मस्ती के साथ में समरी बनाता हूं, उसके बाद मैं एक एक पॉइंट को देखता हूं और आसानी से मेरे सामने सारी पिक्चर रखी हुई होती है। मुझे थोड़ी सी भी समझ, अगर थोड़ी सी भी बातें याद हैं तो आसानी से हम इनको कवर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि इस पर बेस्ड एमसीक्यू ही आएगा, इस पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, तो आपको उस क्षण के लिए भी तैयार रहना होगा। 31वां क्वेश्चन आएगा, अनदेखा अनजाना सा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो आपको इतनी भयंकर प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 31वें क्वेश्चन से आप डरे नहीं और उसे अच्छे से कर पाएं। हम इसलिए अपना रिहर्सल कर रहे हैं ताकि 31वें क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। ठीक है, अब शुरू होता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। XYZ इज रजिस्टर्ड विद द जुरिसडिक्शनल जीएसटी अथॉरिटीज in the state of Rajasthan and operates in multiple businesses। Okay, XYZ है और राजस्थान के अंदर रजिस्टर्ड है। The principal business of XYZ is works contract services being provided to the customers by way of fabricating, installing the body of large transportation vehicles। बॉडी बिल्डर हैं, बड़े बड़े व्हीकल्स के संबंध में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज देते हैं। XYZ है और राजस्थान में। ये देखिए, कुछ नहीं होगा, कुछ इनवार्ड होंगे, कुछ आउटवार्ड होंगे, दैट्स इट मालिक, और कुछ नहीं होगा। XYZ है, राजस्थान में है और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ये देते हैं, ये बता रखा है यहां पर आकर, और कुछ भी नहीं है। क्या बोलते हैं? द चेसिस ऑफ द व्हीकल आर प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर टू XYZ एंड XYZ प्रोक्योर द मटेरियल एंड फैब्रिकेशन एंड इंस्टॉल द सेम ऑन। चेसिस वहां से आता है और ये अपना उस पर मेटेरियल लेबर लगाकर उसका काम तमाम कर देते हैं। इस प्रकार का है इनका अपना बिजनेस मॉडल। ठीक है जी, आगे क्या है वो सुन लीजिएगा। इन एडिशन टू द अबव बिजनेस, XYZ इज ऑल्सो एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, यानी कि जीटीए की सर्विस भी ये प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा जी, ये भाई साहब जीटीए की सर्विस भी देते हैं। इन प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड थ्रू इट्स ओन फ्लीट ऑफ ट्रक, जीएसटी चार्जेबल ऑन सच सर्विसेज एट रेट ऑफ 5%। 5% का जीएसटी उस पर आता है। अब मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, इतना तो दिमाग में पक्का पक्का आ जाता है कि यार जब एनसीएम लगता है तो 12% का जीएसटी का सीन होता है। अब पता ना हमें बाबू, मैं रोक नहीं पा रहा अपने आप को, हालांकि अभी लीगल पोजीशन याद करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। एनसीएम लगता है, रेट 12% का आता है और सप्लायर को आईटीसी अवेलेबल हो जाता है। लेकिन
जब 5% की बरसात होती है तो समझ जाइए कि ये आरसीएम का मैटर है और यहां सप्लायर को कोई किसी प्रकार का आईटीसी मिलने वाला नहीं होता है। ऐसे करके ये बात अपनी हम यहां पर जानते हैं। राइट सर, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बोलते हैं क्या भला, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी XYZ अंडरटुक द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। क्या क्या ट्रांजैक्शंस करेगी? प्रोवाइडेड transportation of goods services to A Limited, registered person under GST in the state of Gujarat and received amount 10 lakh as consideration for the same। इन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं, इनको दी हैं किसको जी? A Limited को दी हैं, गुजरात वाले को दी हैं और 10 लाख रुपए इनसे चार्ज इन्होंने कर लिए हैं। अच्छा जी, सिर्फ क्वेश्चन लिखना और कुछ भी नहीं करना, आपने कुछ भी नहीं करना यार, सारे काम अपने आप हो जाएंगे। बस क्वेश्चन लिख दो, तुम समरी तो बना दो यार, इतना काम कर लेना, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन हो, एमसीक्यू बेस्ड केस सिनेरियो हो या डिस्क्रिप्टिव हो, सीख जाओ, तरीका समझो। क्वेश्चन का आंसर मैच मत करो, बट तरीका समझो कि करते कैसे हैं। परचेज करते हैं टायर ऑफ इट्स ओन फ्लीट ऑफ ट्रक्स एंड पेड अमाउंट ऑफ ₹1 लाख फॉर सच परचेज। ये आपकी इनवर्ड सप्लाई होगी। टायर परचेज किए हैं, लाख रुपए के परचेज किए हैं, ठीक है जी। आगे बोलते हैं purchase of machinery with an advanced technology for fabrication of the body of the luxury buses amounting to ₹50 lakh. The machinery is installed at the XYZ's premises and the same was purchased from B Limited, a registered person in the state of Rajasthan. B Limited procured such machine from C Limited, a registered person under GST in the state of Maharashtra. The delivery was made by C Limited directly to, अरे कितना भी घुमा लो भैया, कोई दिक्कत वाली बात ना है, ठीक से पढ़ाएंगे दोबारा से हम इसे। And installed at the works carried out by the engineer of the C Limited. The amount charged by C Limited from B Limited was 42 लाख रुपए। अच्छा जी, ये कहना क्या चाहते थे? वो कह रहे थे कि मशीनरी ली हमने, एक मशीनरी कोई महाराष्ट्र का बंदा था, C Limited इसका करके नाम था, तो C Limited ने बेचा मशीन को B Limited को, बिलिंग इसके नाम पर करी गई 42 लाख रुपए की। अब XYZ ने B Limited से संपर्क बनाया मशीन के लिए, तो B Limited ने कहा कि ठीक है मैं आपको मशीन दूंगा लेकिन 50 लाख की दूंगा। 50 लाख वाली बात अगले पैराग्राफ में आ रही है। लेकिन जो डिस्पैच था वो डायरेक्टली यहां से महाराष्ट्र से डायरेक्टली राजस्थान के लिए करवा दिया जाता है, वैसे करके इसकी साइट पर यहां करवा दिया जाता है। इज इट ओके? यस सर। तो क्या बोलते हैं, वही सारी चीज यहां पर लिखी हुई है आपकी। बोलते हैं XYZ procured certain engineering services for its fabrication business through the electronic mode from Lumus Incorporation, a company located in Italy। जो XYZ है, इन्होंने इटली से भी, अब देखो कहां पहुंच गए, इटली पहुंच गए जरा सी देर में, कोई दिक्कत नहीं। छोटे छोटे कई सारे क्वेश्चंस हैं, कई सारे एलिमेंट लिख दो, लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी ना यार, समरी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। A company located in Italy. The consideration paid to Lumus Incorporation was 15 लाख रुपए। Certain goods were exported by X, पहले ये करते हैं, जो लूमस वाला सीन है वो ये इटली की है, इंजीनियरिंग सर्विसेज यहां से ली हैं, कीमत इनकी 15 लाख रुपए की बनती थी। और क्या बोलते हैं, further certain goods were exported by XYZ Limited for carrying out repair works on the same to Lumus Incorporation. The consideration paid to such goods was 5 लाख रुपए। इन्होंने ल्यूमस वाले को कुछ यहां पर गुड्स भी अपना सप्लाई किया, एक तरह से एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर दिया, कीमत इनकी 5 लाख रुपए की बनती थी। क्या होगा क्या नहीं होगा उसे छोड़ो, पहले क्वेश्चन का समरी। बोलते हैं प्रोवाइडेड transportation services to ABC Limited, its related party, and received an amount of ₹5 lakh. The arm's price of amount of such services provided to third party to unrelated customers was 7 lakh rupees। ABC Limited जो कि एक रिलेटेड पार्टी है, उसको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी है 5 लाख रुपए में, लेकिन उसका जो ओपन मार्केट वैल्यू थी, जो आर्म लेंथ प्राइस था, वो इनका बनता है यहां पर 7 लाख रुपए का। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बोलते हैं XYZ सोल्ड करते स्क्रैप 5 लाख रुपए की स्क्रैप इन्होंने यहां पर ये बेच दी, 5 लाख रुपए की स्क्रैप ये गई मालिक। और क्या बोलते हैं, परचेज करते हैं गुड्स रिलेटिंग टू फैब्रिकेशन बिजनेस 10 लाख रुपए का, आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ ₹1 लाख वर स्टोलन फ्रॉम द प्रीमिसेस ऑफ XYZ। अपने काम धंधे के लिए जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस देते हैं उसके लिए कुछ फैब्रिकेशन का मटेरियल परचेज किया था 10 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का इसमें से खो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। आगे है रिसीव्ड एन एडवांस of ₹10 lakh for fabrication work on new chassis
and rupees 3 lakh towards transportation service from W Limited, a registered person under GST in the state of मध्य प्रदेश। W Limited जो हैं वो मध्य प्रदेश के हैं दरअसल, और यहां पर ये रहा W से इन्होंने मिले हैं भाई साहब 3 लाख रुपए का एडवांस मिला है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और 10 लाख रुपए का एडवांस भी इनको यहां पर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए अवेलेबल करवा दिया गया है। वैसे करके ओपनिंग वगैरह कुछ नहीं है, और एप्लीकेबल जीएसटी रेट 18% का है, और लेकिन जीटीए पे 5% का है। अब क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। तो ये आ गया जी आपके सामने पूरा क्वेश्चन निकल के मालिक यहां पे रख जाता है बड़ी तसल्ली से और तमीज के साथ में। अब जो पूछना है पूछ लो भाई साहब, क्या करना है। पहला क्वेश्चन है, डिटरमिन द आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी पेबल इन कैश ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी महीने की इनकी जो लायबिलिटी बनेगी वो मालिक यहां पर आकर कितनी बनाई जाएगी, ये आपसे यहां पर आकर पूछ रहे हैं। ध्यान से पढ़ना, क्या कह रहे हैं। डिटरमिन द नेट बताना है और आउटवर्ड बताना है और जीएसटी लायबिलिटी बतानी है। नेट आउटवर्ड जीएसटी लायबिलिटी। नेट का मतलब हो गया भाई साहब आपका आईटीसी को एडजस्ट करने के बाद में, ठीक है। तो ये 5 लाख रुपए सेल ऑफ स्क्रैप है, क्या ये भी जीएसटी के दायरे में आएगा? या डेफिनेटली ये भी जीएसटी के दायरे में आएगा, बिकॉज हम अच्छे से जानते हैं कि इट इज एन एक्टिविटी इन फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस है, तो ये भी सप्लाई बनेगी, जीएसटी के दायरे में आएगी। 10 लाख रुपए का एडवांस मिला है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टाइम ऑफ सप्लाई का जो चैप्टर था उसमें एडवांस मिलने पर अगर आपको गुड्स के संबंध में एडवांस मिला है तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई अभी नहीं निकलेगा, लेकिन सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई मिला है, मतलब सर्विस का एडवांस मिला है तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई अभी निकाल दिया जाएगा, ठीक है। 1000 रुपए कॉन्सेप्ट है, उसके संबंध में 1000 रुपए तक का एक्सेस अमाउंट आया है तो उसे इग्नोर मार सकते हैं, अदरवाइज आपका वो सर्विस पार्ट के लिए कंसिडर किया जाता है। तो कुल मिलाकर आपकी यहां जो बनती है, ये जो वैल्यू बनती है टोटल सप्लाई की वो 15 लाख रुपए की यहां पर आकर बनती है। क्या इनसे मुझे कोई भी मतलब है? द आंसर इज नो, इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये मेरे आउटपुट जीएसटी का पार्ट नहीं, क्योंकि ये आरसीएम के दायरे में चले जाते हैं, सामने वाला इन पर जीएसटी भरेगा, मुझे इन पर मतलब नहीं है। तो 15 लाख रुपए की यहां पर मालूम वैल्यू ये निकलकर आ जाती है ऐसे करके। तो 15 लाख पे मेरा जो जीएसटी बनता है वो कितना बना साहब? 15 लाख का इंटू 0.18 करके बनेगा 2,70,000 रुपए यहां पर आकर बन जाता है। लेकिन ये मेरा ग्रॉस आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी है, ऐसे ग्रॉस आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी है। अब यहां देखते हैं मेरे पास जो इनवार्ड सप्लाई है उनका मेरे पास में आईटीसी कितना कितना बनेगा वो जरा चेक कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र से यहां आया और यहां से यहां पर आया, तो ये जो पहली लेग होती है इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपने आईजीएसटी में जो प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर आता है वहां पर सेक्शन 10(1)(b अपना इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर कि इसका अगर प्लेस ऑफ सप्लाई देखोगे जो महाराष्ट्र इसके बीच में हुआ तो ये रेसिपिएंट की लोकेशन निकल कर आती है। लेकिन जो दूसरी लेग होती है, दूसरी लेग के लिए 10(1)(a) ही अपना इस्तेमाल किया जाता है। ओरिजिन इसका ये निकल के आ रहा है क्योंकि सप्लायर की लोकेशन इसके लिए ये सप्लायर बनता है, ये रेसिपिएंट बनता है, और डिलीवरी प्लेस जहां पर टर्मिनेशन हो रहा है वहां पर आकर इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया जाता है। तो ये बेसिकली राजस्थान से राजस्थान में सप्लाई की जा रही है, इस ट्रांजैक्शन को इंट्रा स्टेट ट्रीट किया जाएगा ऐसे करके। तो इंट्रा स्टेट होने के नाते इसके ऊपर ये कितने की मशीन थी भाई साहब? ये 50 लाख की हमारे नाम पर बिलिंग हुई थी, तो 50 लाख की मशीन यहां पर आई है, जिसके सीजीएसटी एसजीएसटी दो हिस्से इसके आके यहां पर बन जाएंगे। तो ये कितना आ गया जी? 4,50,000, भाई पूरा 9 लाख बन जाएगा ना, 4,50,000 और 4,50,000 का आपका ये एसजीएसटी यहां पर निकलकर आ जाएगा। उसके बाद आगे क्या बोलते हैं साहब? आगे बोलते हैं टायर। क्या टायर को आपका क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा? तो मैं बताऊं, टायर आपके ट्रांसपोर्टेशन सर्विस से कनेक्ट करते हैं। हम अच्छे जानते हैं जब यहां पर आरसीएम आपका लगाया जा रहा है, 5% की हम लोग बात करके चल रहे हैं, तो ऐसे वाले मामले के अंदर, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं अगर 5% की बात करते हैं तो वो आरसीएम लगता है, और ऐसे वाले मामले के अंदर सप्लायर को कनेक्टेड आईटीसी अवेलेबल नहीं होता है। तो टायर का यहां पर जो क्रेडिट है ये अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। परचेज किया मटेरियल 10 लाख रुपए का, 1 लाख इसमें से लॉस्ट कर जाता है तो आपको सिर्फ 9 लाख के संबंध में ही यहां पर अवेलेबल करवाया जाएगा। तो 9 लाख के संबंध में बनता है भाई साहब आपका 18% के हिसाब से 1,62,000 रुपए का आपका ये आईटीसी यहां पर अवेलेबल करवा दिया जाता है। 1,62,000 रुपए का आईटीसी आपका यहां पर हो जाता है। और कुछ इंजीनियरिंग सर्विसेज आपने ली हैं, ये एक प्रकार से आपकी इंपोर्ट ऑफ सर्विस में आता है, जिस पर कि आपको आरसीएम के अंदर जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। और ये कितने की बनती है भाई साहब जी? ये 15 लाख की साहब आपकी बनती थी। तो 15 लाख के संबंध में निकालता हूं जरा मैं, 15 लाख का अगर 0.18 करेंगे, अरे क्या है, 15 लाख का 0.18 अगर मैं करता हूं तो 2,70,000 रुपए। इसको मुझे पहले
पे करना है, उसके बाद मुझे इसका आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। पे करना है वो भी कैश में, ठीक है, पे करना है कैश में, और फिर मुझे इसका आईटीसी यहां पर अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जो यहां पे निकल के आया है 4.5 लाख और 4.5 लाख 9 लाख, तो 9 लाख तो भाई साहब आपका ये हो गया, और प्लस 1,62,000 आपका ये निकल के आ गया, और प्लस 2,70,000 बाबूजी ये निकल के आया। तो कुल मिलाकर आपका यहां पर 13,32,000 रुपए का टोटल आईटीसी मालिक यहां पर बन जाता है। आपकी जो आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी बनती थी ग्रॉस, वो बनती थी 2,70,000 रुपए की, बट आपके पास में आईटीसी यहां पर अवेलेबल है 13,32,000 रुपए का। इसलिए आपकी यहां पर जो कैश में लायबिलिटी बनेगी मालिक, वो आपकी यहां पर तो नील बनेगी। लेकिन हां, ये जो 2,70,000 रुपए आपका ये बनता था, ये आपको पहले कैश में पे करना पड़ेगा। तो आपकी जो एनसीएम के अंदर कैश लायबिलिटी है वो तो आपकी नील है, लेकिन आरसीएम के अंदर आपकी जो कैश लायबिलिटी बनती है वो 2,70,000 रुपए की बनती है। तो कुल मिलाकर आपकी जो लायबिलिटी है वो 2,70,000 रुपए की यहां पर आकर बन जाती है। तो ये रहा जी मालिक आपका यहां पर 2,70,000 रुपए इज द राइट आंसर। 4.1 का बी आपका यहां सही जवाब हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है। मैंने आंसर तो ठीक कर दिया है, लेकिन सी इंस्टीट्यूट जी आप इसे ठीक कीजिएगा। आप यहां से ये वर्ड हटा देना। एक सजेशन है मेरा इस क्वेश्चन के लिए, आप ये वर्ड यहां से हटा देना। आपका मैंने ठीक है, मैंने आंसर आपका एक्सेप्ट कर लिया, मैं ज्यादा तर्क वितर्क नहीं कर रहा हूं। 2,70,000 आई एक्सेप्टेड योर आंसर, बट जस्ट रिमूव द वर्ड आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड जीएसटी, बिकॉज ये जो हमने 270 का यहां पेमेंट लिया ना, ये वाला जो आरसी में पे किया है, तो साहब इंस्टीट्यूट जी इसे कहते हैं इनपुट टैक्स, ये आपका कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? इनपुट टैक्स। और इनपुट टैक्स का आपको आईटीसी यहां पर अवेलेबल होता है। और आपने ये पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि आउटपुट या आउटवर्ड जो जीएसटी लायबिलिटी है वो आप हमें बताइएगा, तो वो तो आपकी नील है। अगर आप यही क्वेश्चन रखते हो तो सॉल्यूशन नील होगा, तो या तो सॉल्यूशन चेंज करो या थोड़ा क्वेश्चन में चेंज कर लो। तो सॉल्यूशन मैंने ठीक करवा दिया है, बट क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए। वहां पर अगर आप ये हटा दो, सिर्फ इतना लिख दो जीएसटी लायबिलिटी, नेट जीएसटी लायबिलिटी बता दीजिए। तो नेट में तो जीएसटी में तो इनवर्ड आउटवर्ड दोनों आपके आ जाते हैं, तो ये वर्ड यहां से आप हटा दीजिएगा, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है भाई, ये भी इंसान नहीं बनाया, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, गलतियां सबसे हो जाती हैं, हमसे भी हो सकती है। आगे है व्हाट शैल बी द टोटल एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू XYZ लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। व्हाट शैल बी द टोटल एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो कितना होगा? लो अभी तो निकाला हमने 13,32,000 रुपए। इसका तो आंसर ये मिल गया साहब। वही तो पूछेगा, आउटपुट बताओ, इनपुट बताओ, एक दो इधर उधर का क्वेश्चन पूछ लेगा। वेदर ल्यूमस इनकॉर्पोरेशन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन इंडिया टू डिस्चार्ज जीएसटी लायबिलिटी, ऐसे की तैसे क्यों चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर ये आरसीएम के अंदर फॉल करता है, तो आरसीएम के अंदर ये फॉल करेगा, तो उसको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। हाँ जी, ल्यूमस वाले ने ये सर्विस दी थी ना अपनी, ये वाली इंजीनियरिंग की सर्विस यहां पर दी थी। तो हाँ, तो यस एज ऑनलाइन, क्या पूछ रहा था दिशा भाई? ये कंप्यूट द अमाउंट ऑफ जीएसटी, ये तो करना पड़ेगा, पेमेंट तो करना है, लेकिन रिवर्स चार्ज में पेमेंट होगा। अब आप देख लो कौन सा आ रहा है इसमें। ऑनलाइन रिट्रीवल सर्विस जीएसटी पेबल, वेदर ल्यूमस इनकॉर्पोरेशन रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन इंडिया टू डिस्चार्ज जीएसटी लायबिलिटी, इफ यस कंप्यूट द अमाउंट ऑफ जीएसटी लायबिलिटी टू बी डिस्चार्ज्ड बाय इट इन द मंथ ऑफ जनवरी। अब जो ल्यूमस इंडिया है इसके आईटीसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ल्यूमस इंडिया वाले केस में जीएसटी का पेमेंट कौन करेगा? जरा यहां चेक कर लेते हैं। कहां ल्यूमस इंडिया? ल्यूमस इंडिया आपका ये आ गया, XYZ प्रोक्योर सर्टेन इंजीनियरिंग सर्विसेज। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये आपकी ओइडार है? क्या ये आपकी ओइडार सर्विस है? ये यहां पर इसको कह रहे हैं, एक बात करते, 4.3 का कौन सा सोल्यूशन ठीक दे रखा है? ठीक कर रखा है, नो जीएसटी लायबिलिटी। मुझे लगा कि शायद इनमें से ठीक कर रखा है। हाँ, वही तो मैं कह रहा था कि ल्यूमस वाले की कोई जीएसटी लायबिलिटी नहीं आएगी, और ना ही ये ओइडार है। ओइडार कहां से हो गया भाई साहब? ये इंजीनियरिंग सर्विसेज है। ओइडार में क्या होता है?
ओइडार इज एन इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, और अगर वो नॉन टैक्सेबल को दी जाती है तो वहां एक एक्सेप्शन बनता है कि आरसीएम नहीं लगता, उस बंदे को यहां पे आकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। बट यहां ओइडार नहीं है, तो आप बिना बात ओइडार का नाम क्यों घिसड़ रहे हो यहां पे आके ना, वैसे करके। तो ल्यूमस को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना इंडिया में, और ल्यूमस की लायबिलिटी निल है, चूंकि इसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, और जो इंडिया वाला रेसिपिएंट है उसे जीएसटी का पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है जी, मुझे लगा कुछ इनमें से ठीक करने वाले हैं, तो मैं तो भाई सब लग गया था इसके पीछे। 4.4 की बात करते हैं। डिटरमिन द जीएसटी लायबिलिटी ऑफ XYZ ऑन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सर्विस। कुछ नहीं आएगी, आरसीएम लगेगा 5% कैटेगरी में, तो निल आएगा, 4.4 का निल आ जाएगा। In case of machinery sold and fabricated by C Limited, the place of supply and tax charged shall be. Tax charged shall be. तो टैक्स चार्ज कितना बनेगा इसके ऊपर है जी। तो लोकेशन ऑफ XYZ मशीनरी के संबंध में लोकेशन ऑफ XYZ कैसे आ सकती है? नहीं, लोकेशन ऑफ XYZ तो निकल कर आएगी, वो तो ठीक बात है, लेकिन ये तो बताओ, ठीक है 50 लाख आएगा, 50 लाख पे 9 बनता है, तो ये भी बी लिमिटेड भी तो राजस्थान की थी ना शायद, और ये भी राजस्थान का है, क्योंकि ये इसको बिलिंग कर रहा है। ठीक है, माल वहां से आया, इनका महाराष्ट्र से आया, लेकिन बिलिंग तो ये कर रहा था ना। एक बार फिर से पढ़ के देख लें क्या कहता है इसमें। Purchase a machinery with an advanced technology for fabrication of body of so and so amounting 50 lakh. The machinery is installed at the XYZ Limited's premises. ठीक है। And the same was purchased from B Limited, a registered person in the state of Rajasthan. वो भी राजस्थान में था। B Limited procured such machinery from C Limited. ठीक है। A registered person under GST in the state of Maharashtra. The delivery was made by C Limited directly at the premises of XYZ Limited, and installation work carried out by the engineers of C Limited. The amount charged by C Limited from B Limited was इतना इतना। अब एक बात बताओ, यहां पर आकर ये क्या कह रहे हैं कि देखो मेरी जो डीलिंग है वो इससे है, इसने मुझे 50 लाख में बेची है, इसने मुझे इनवॉइस रेज किया, आप खुद से बताना। ठीक है, माल इसने इसको संपर्क किया और डायरेक्टली यहां पर भिजवा दिया जाता है। ठीक है, डायरेक्टली माल जब यहां पर आ जाता है मेरे बच्चा, तो वैसी वाली स्थिति के अंदर हम क्या बात करेंगे, यहां पर आकर इंजीनियर इसके आए हैं। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि इंजीनियर कहां से आए, कैसे आए हैं, तो ये बनता है आपका बिल टू शिप टू मॉडल। तो जब इस दो ट्रांजैक्शन हुई हैं, एक ट्रांजैक्शन नंबर 1 है और एक ट्रांजैक्शन नंबर आपकी 2 यहां पर निकल कर आ जाती है। पहली ट्रांजैक्शन के अंदर जो ओरिजिन निकल के आएगा वो सप्लायर की लोकेशन महाराष्ट्र आएगी, और जो डेस्टिनेशन है वो आपका निकल के आएगा यहां पर राजस्थान, यानी कि बी की जो लोकेशन है वो निकल के आएगी। लेकिन ये ट्रांजैक्शन 1 में है, ये जो 42 लाख की ट्रांजैक्शन हुई है ये उसके लिए है। लेकिन जब मैं दूसरी ट्रांजैक्शन की बात करूंगा तो सप्लायर की लोकेशन क्या है, तो सप्लायर की लोकेशन तो भाई साहब इसमें क्या ली जाएगी, बी लिमिटेड की लोकेशन ली जाएगी, या फिर आपकी यहां पर ये जो महाराष्ट्र वाला बंदा है इसकी लोकेशन ली जाएगी। तो ये आएगा निकल के यहां पे। ठीक है, 42 लाख रुपए इसने जो पूछा है हमसे वो किस बारे में पूछा, ट्रांजैक्शन 1 का पूछ रहा है, ट्रांजैक्शन 2 का पूछ रहा है, ये चेक कर लेते हैं। ये पूछ रहा है इन केस ऑफ मशीनरी सोल्ड एंड फैब्रिकेटेड बाय सी लिमिटेड द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड जो सी लिमिटेड ने बेची है, सी लिमिटेड ने बेची ट्रांजैक्शन नंबर 1 में, तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 में भाई साहब 42 लाख रुपए वाली ट्रांजैक्शन का सीन क्या होगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसके बारे में मैंने अभी आपको यहां पर बताया था। वो है आपका, ये रहा ओरिजिन महाराष्ट्र हो गया, ये राजस्थान हो गया, 42 लाख की ट्रांजैक्शन है, तो इस पर आईजीएसटी आपका लगा दिया जाएगा, और आईजीएसटी आएगा आपका 18% से 42 लाख पर 7,56,000 रुपए। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ये पूछता आपसे ट्रांजैक्शन 2 के संबंध में, तो फिर वहां पर ये आता आपका लाइक 4.5 लाख रुपए का सीजीएसटी और ये आपका एसजीएसटी, ये ऐसे करके निकल के आता, इस पर 9 लाख रुपए निकल के आता। ठीक है जी, तो इसका जो सही जवाब है वो है 7,56,000 रुपए, बिकॉज ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 के बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक, 7,56,000। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। चले? यस सर।
वरुण एसोसिएटेड इज अ सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन दिल्ली, ठीक है। इज इट इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट ए, बी प्रोडक्ट ए इज, ये आईटीसी से संबंधित है क्वेश्चन आपका, जो कॉमन क्रेडिट होता है बेसिकली। प्रोडक्ट ए इज टैक्सेबल प्रोडक्ट वेयर, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। प्रोडक्ट, हमने तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन कर रखे हैं। प्रोडक्ट ए इज टैक्सेबल वेयर एज प्रोडक्ट बी इज एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट, इट इज ऑल्सो एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट सी, टैक्सेबल प्रोडक्ट है लेकिन उसको एक्सपोर्ट आगे किया जा रहा है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। तो ये रहा जी, वरुण एसोसिएट्स हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। ये है आपका केस स्टडी नंबर 5। प्रोडक्ट ए है, बी है, सी है। ए टैक्सेबल है, ये एग्जेम्प्टेड है। सी जो है वो टैक्सेबल है लेकिन आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो भी अंडर बॉन्ड कर रहे हो, तो ये आपका जीरो रेट सप्लाई के अंदर आ जाता है, ठीक है। और क्या डेटा दे रखा है? और डेटा दे रखा है इन्होंने कि मशीन परचेज की है अलग अलग डेट पर, 1 अप्रैल 2018 को, 1 अक्टूबर 2019 को, 1 मई 2020 को, XYZ इतने रुपए की हैं। तो ये आ गई आपकी 1 अप्रैल 18 को, एक कितने को, एक कितने को की है, X है, Y है, Z है, इतने रुपए की हैं, सब लिख दिया मैंने। और क्या बोलते हैं, यूज कहां पर हुआ है, ये ए में लग रही है पूर्णतया, ये बी में लग रही है, और ये आपकी एक्सक्लूसिवली सी में लग रही है। XYZ में एक ए में लगी, एक बी में लगी, और एक आपकी यहां सी में लगाई जा रही है, जो है सो लिख दिया। 1 अप्रैल 2021 से वरुण ने स्टार्ट किया मशीन Y को फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट ए एज वेल, ए के लिए भी इस्तेमाल कर दिया। कहां से? 1 अप्रैल 2021 से। तो 1 अप्रैल 2021 से इसका कॉमन यूज आ गया, तो प्रोडक्ट बी में तो लगी रहेगी, साथ में ए के लिए भी इन्होंने लगा दिया है। जो प्रोडक्ट ए था आपका, वो आपका टैक्सेबल है दरअसल, और ये आपका प्रोडक्ट जो बी है ये आपका एग्जेम्प्टेड है, तो कॉमन यूज में यहां पर आ जाती है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। अब देखते हैं इसमें से क्या क्या पूछता है। जीएसटी क्रेडिट 18% का है। पहला सवाल इसमें पूछता है द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट विच हैज बीन क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19। फाइनेंशियल ईयर 18-19 के अंदर सीन क्या रहेगा? वैसे मैं बताऊं पूरा सीन क्या रहेगा, देखो पूरे क्वेश्चन को देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है ना ये। 1/4/2018 को 10 लाख की मशीनरी बनती थी, इस पर 18% से जो जीएसटी बनता है वो आपका 1,80,000 का बनता है, और ये पूरा का पूरा क्रेडिट आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। एम आई राइट? या क्योंकि ये टैक्सेबल में लगाया जा रहा था। ये मशीनरी वाई है, 15 लाख का इस पर ये अपना अमाउंट इसका बनता था, और भाई साहब 15 लाख रुपए का, भगवान झूठ ना बुलाए, 15 × 1.8 करके 2 लाख इस पे जीएसटी बनता था, 2,70,000 रुपए का, ठीक है। और 2,70,000 रुपए का क्योंकि आप शुरुआती दौर में बी में लगा रहे थे, तो शुरुआती दौर में तो आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन द मोमेंट जैसे ही आपने उसे कॉमन यूज में लगाया, तो पहले तो आप अपने ई क्रेडिट लेजर के अंदर ये सारा का सारा पैसा 2,70,000 रुपए आप ट्रांसफर करेंगे। कब? 1/4/2021 को ट्रांसफर करके चलेंगे, आप अच्छे से जानते हैं। और इसमें से आप यहां से यहां तक के पीरियड का, चूंकि इसके लिए आप एलिजिबल नहीं थे, तो सबसे पहले तो वो निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? भाई देखो जरा कितने क्वार्टर आपके बन जाते हैं। 1 अक्टूबर 2019 से तो क्वार्टर फिक्स होते हैं आपके, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी हम आ गए अपने 31 मार्च 2020 को, और फिर यहां से वही एक इतने तक ये आ गया है। तो 4 क्वार्टर आपके, और एक क्वार्टर ये हो गया, एक ये हो गया, 4 क्वार्टर इसमें और ऐड हो जाएंगे आपके, तो कुल मिलाकर 6 क्वार्टर की बात यहां पर हो जाएगी। तो आपके 6 क्वार्टर यहां पर आकर बनते हैं ये। तो 6 क्वार्टर की अगर मैं बात करूं भाई साहब 5% के हिसाब से देखा जाए, तो मालिक ये बन जाएगा आपका 30%। 30% आपको यहां से रिवर्स करना पड़ेगा, तो आपका कितना रिवर्सल हो जाएगा? 2,70,000 का 30% अगर आप करोगे तो ये आता है भाई साहब 81,000 रुपए का। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां से ऐड करना पड़ेगा, इन आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी के अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आप यहां पर ऐड करेंगे अपने आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी के अंदर 81,000 रुपए, ठीक है। एमसी को छोड़ दो यार, आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन आना चाहिए ना, फिर उसको जैसे मर्जी पूछ लीजिए। 81 पहले पूरा का पूरा क्रेडिट लेके चलेंगे, फिर यहां पर ये सारा काम कब हो रहा है? 1/4/2021 को आप ये काम करके चलेंगे। तो आपने इतने का ट्रीटमेंट तो कर दिया, अब बचता है आपका आगे का। आगे का प्रोडक्ट ए में तो ओके है, लेकिन प्रोडक्ट बी में जो आप लगा रहे हो कॉमनली, वो सही नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो पहले हमारा जो कॉमन क्रेडिट है, इसमें कॉमन क्रेडिट था मेरा 2,70,000 रुपए पूरा लेके चलते हैं, और मंथली अगर मुझे कॉमन क्रेडिट निकालना होता है तो उसकी जो मेरी फिक्स लाइफ होती है वो 60 महीने की होती है मालिक, 5 साल यानी कि 60 महीने। तो 2,70,000 डिवाइड बाई मैं 60 कर दूंगा, तो मेरा 45 रुपए यहां पर आ जाता है।
2,70,000 डिवाइड बाई 60 में कर दूंगा तो 4500 पा जाता है। तो इसमें से अब मुझे जो मेरा टर्नओवर का रेशियो है, टर्नओवर रेशियो के आधार पर मंथली बेसिस पर मुझे मेरी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी के अंदर ऐड करना होता है। हालांकि मुझे टर्नओवर का रेशियो नहीं दिया हुआ है, वरना मैं बता देता कि हर महीने यहां से अप्रैल 2021 से हर महीने कितना कितना आपको और ऐड करना होगा। 270 पूरा क्रेडिट ले लिया, यहां तक का पूरा एक वन गो में ऐड कर दिया, यहां से हर मंथली ऐड करते हुए चले जाएंगे विद रेस्पेक्ट टू बी। ठीक है, ऐसे करके प्रोडक्ट सी जो था वो आपका जीरो रेटेड था, जीरो रेट के सामने पूरा पूरा आईटीसी आपको मिल जाता है। तो इस पर आपका जीएसटी बनता था 3,60,000 रुपए का। जीरो रेट होने के कारण इसको पूरा पूरा आईटीसी यहां पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अब देखते हैं क्या बोलता है ये। अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स विच हैज बीन क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19 में कौन सा पैसा आपका क्रेडिट होगा? 18-19 की फाइनेंशियल ईयर पे ध्यान दीजिएगा सर। इसमें जाएगा आपका 1,80,000 रुपए। ये 270 भी गया था, 360 भी गया था। अब 360 कब गया था? ये आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा था भाई साहब? ये था जी 20-21 करके। ठीक है, और 270 कब गया आपका? 270 गया आपका 1/4/2021 का, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में गया है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था 18-19 में बताइए, तो 18-19 में गया था 1,80,000 रुपए का। तो सही जवाब इसका 5.1 का ए होना चाहिए, यही है। उसके बाद आगे बात करते हैं 5.2। द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड ऑन purchase of a machinery which has not been credited to electronic credit ledger during the financial year 18, 19 और 20। कौन सा ऐसा है आपका अमाउंट जो ना तो 18-19 में आया, ना 19-20 में, ना 20-21 में? ई क्रेडिट लेजर में क्रेडिट तो हुआ है, लेकिन इन वर्षों में नहीं हुआ। वो अमाउंट कितना है? तो साहब मैं आपको बता दूं, यहां पर ये आया है 21-22 वाला जो था 2,70,000 रुपए। ये इनमें से इन 3 सालों में नहीं आया, वो 21-22 में आपका आया है, और वो है आपका 2,70,000 रुपए। तो 5.2 का डी अपना यहां पर आ जाता है। उसके बाद में अमाउंट ऑफ इन एलिजिबल आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीनरी वाई, इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीनरी वाई दैट इज टाई एज पर रूल नंबर 43 ऑफ, ये टाई वाई छोड़ देना, कुछ नहीं है। एज पर रूल नंबर 43 वो लीगल कंटेंट का हिस्सा है। एज पर रूल नंबर 43 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, अमाउंट ऑफ इन एलिजिबल क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीनरी वाई। तो हमारा जो इन एलिजिबल निकल के आया था वो 81,000 रुपए निकल कर आया था। 5.3 का ये 81,000 यहां पर आंसर आ जाता है। उसके बाद में 5.4, व्हाट इज द टाइम पीरियड अप टू विच कॉमन क्रेडिट नीड्स टू बी कंप्यूटेड फॉर मशीनरी वाई? कॉमन क्रेडिट कब तक यूज करना पड़ेगा? तो इन्होंने इसको परचेज बेसिकली कब किया था वो हमें यहां पर चेक करना पड़ेगा। तो परचेज की जो डेट निकल कर आ रही थी साहब वो थी 1/10/2019। तो हम जानते हैं कि इसकी जो हमारी डीम्ड लाइफ होती है वो होती है भाई साहब 5 साल की। तो यहां से 5 साल अगर हम काउंट कर देते हैं तो पड़ेगा 19 से 20, 21, 22, 23 और 24। तो अक्टूबर नहीं, 30 सितंबर 2024 इसकी लाइफ यहां तक सीन चलेगा। 30 सितंबर 2024 तक ही चलेगा। तो 5.4 का बी आपका होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ कॉमन क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, द अमाउंट ऑफ कॉमन क्रेडिट जो है आपका फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 इज, कॉमन क्रेडिट अप्रैल 2021 में कॉमन क्रेडिट 270 था मालिक, 270 का आपका यहां पर कॉमन क्रेडिट बनाया जा रहा था। ठीक है सर जी। उसके बाद आगे क्या बनते हैं? 5.5 का बी इसका सोल्यूशन यहां पर आकर बन जाता है। 5.5 का सोल्यूशन बी यहां पर आकर बन जाता है। आगे बोलते हैं हाउ इज द अमाउंट ऑफ कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाई ट्रीटेड अंडर रूल नंबर 43। हाउ इज द अमाउंट ऑफ कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाई treated under rule number 43, it shall be added to the output GST liability of Varun Associates। हाँ, या रिवर्स नहीं, ऐड करेंगे आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी के अंदर। हम इस बात को जानते हैं, रूल नंबर 43 के अंदर ये अपना बताया गया हुआ है। तो उसका 5.6 का आपका जो पहला है आंसर ये यहां पर आकर ठीक हो जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। मैं इन केस सिनेरियोस के अंदर सच बताऊं बिल्कुल भी आंसर टैली नहीं करवा रहा हूं। मैं आपको सिखा रहा हूं कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब 31वां क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप उसे सॉल्व कैसे करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी का कंटेंट अगले वीडियो में आपका आएगा 6 नंबर से लेकर 10 नंबर तक। राधा रानी कृपा आपके ऊपर सदा सदा यूं ही बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बाय, टाटा एंड लव यू। बाय। अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा। ये आपने सारी की सारी केस स्टडीज अच्छे से कर ली,
तो कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर। बाय।